आ जाइए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है। आ जाएं, सभी प्यारे बच्चे आ जाएं। बहुत बढ़िया। मनु सिंह, सोनी गुप्ता, प्रियांशी ठाकुर, प्रियांशु दुबे। कैसे हो प्रियांशु? प्रियांशु को थोड़ी सी वो हो जाती है, दीदी मैं कैसे याद करूंगा। जब मैं क्लास में ही याद करा दूं तो फिर हो जाता है कि दीदी एकदम सब बढ़िया है। सैयदा कैसा है मेरा बच्चा? सोनल, प्रीति पांडे, बहुत बढ़िया। अनीता, सैयदा, निधि, गुप्ता, ज्योति कुमारी, हिमानी, स्वाति, यशी, बहुत बढ़िया। नेहा, हिमानी, सुनीता जी, दित्या, नीता, सभी का तहे दिल से स्वागत है। आ जाए। अरे कहाँ भग गया ये? हाँ, आ जाए। गुड इवनिंग। आ जाओ सारे प्यारे बच्चे, आ जाओ सारे प्यारे बच्चे, आ जाएं। हम लोग बात कर रहे थे पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी में हम लोगों को, मैंने कहा था मैं सारी डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पर्सनालिटी और बुद्धि की दोनों की एक साथ एक बार एंड में लिखा दूंगी। वो 20 से 25 हम डेफिनेशन और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, क्लास में ही हम कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगी मैं, कि मतलब पढ़ाने के बाद क्लास में ही रिवाइज करा दिया, और फिर आपको एक ही काम करना, पर डे का 10 मिनट का एक रिवीजन, ताकि आपको चीजें याद रहें। हाँ मेरी तबीयत ठीक है। वो कल पता नहीं कैसे यहाँ हाथ में स्वेलिंग हो गई थी, अभी भी है, ये पूरा हिस्सा ब्लैक है। समटाइम इट हैज हैपेंड, नहीं पता लगता है ना। ओके हाँ, आई एम श्योर यू मिस मी, आई मिस यू टू। ठीक है ना। बारिश बहुत हो रही है आजकल, है ना, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, और मौसम के ध्यान में रखते हुए खुद को भी ध्यान में रखना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लास को करें। तो कल नहीं हुई थी, हाँ नहीं थी बेटा, मैंने बताया ना, मेरे थोड़े से ये पता नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आया कहाँ मेरी चोट लगी है, तो ये पूरा हिस्सा मेरा रेडिश और ब्लैकिश हो गया है यहाँ पे। ये पूरा मतलब इससे मूव नहीं हो रहा था, हाथ नहीं चल रहा था, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। आ जाइए, हम लोग अब बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि व्यक्तित्व में हमने व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण, जहां से मैंने छोड़ा था मैं पहले उसी की बात करती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? किसी को भी याद हो जल्दी से बताएं कि पर्सनालिटी का सबसे पहला वर्गीकरण अगर मैं बात करूं, सबसे पहला, तो हम बात कर रहे थे कि भैया देखो, सबसे पहला वर्गीकरण हिपोक्रेट ने दिया था। किसने दिया था? हिपोक्रेट ने दिया था। किसने दिया था बेटा जी? तो आप कहेंगे हिपोक्रेट ने दिया था। किसने दिया था? हिपोक्रेट्स ने दिया था। और ये 400 BCE में दिया था, बिफोर जीसस क्राइस्ट दिया गया था। और इसमें उसने किसके आधार पर बताया था? तो हमारे शरीर में मिलने वाले शारीरिक द्रव्य यानी ह्यूमर के बेसिस पर बताया था। शारीरिक द्रव्य यानी ह्यूमर के बेसिस पर उसने बताया था। तो वो आपको पता ही होगा, काला पित्त, लाल पित्त, है ना, काला पीला, है ना, लाल, जिसे सैंग्विन कहा था, और साथ ही साथ कफ या श्लेष्म, कफ व श्लेष्म। इसी तरीके से, इसी से मिलता जुलता चरक संहिता में चरक साहब का है, जब वो कहते हैं कि वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ की बात वो करते हैं, तो मतलब वही वाला रहता है, बाइल जूस और ह्यूमर के बेसिस पर। ये सबसे पहला वर्गीकरण था। फिर उसके बाद शारीरिक रचना के आधार पर, तो भैया देखो ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से सुनना बेटा जी। शारीरिक रचना या फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका शरीर देखने में कैसा लगता है। आपका शरीर देखने में कैसा लगता है? पतला लगता है, मोटा लगता है, छोटा लगता है, नाटा लगता है, गोरा लगता है, काला लगता है, जैसा लगता है आपकी शारीरिक रचना के आधार पर। तो शारीरिक रचना के आधार पर दो लोगों के नाम ऐसे हैं जो बहुत जनरली आते हैं, एक क्रैशमर, दूसरा शेल्डन। और दिक्कत यह है कि दोनों के नाम ऐसे लगते हैं कि दोनों का जो वर्गीकरण है सेम सा लगता है, तो नाम की गड़बड़ी ना हो जाए, तो आज मैं एक हिंट से, है ना, आज मैं एक हिंट के बेसिस पर, एक ट्रिक के बेसिस पर ये आपको याद कराऊंगी। क्रैशमर और शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर बताया, तो क्या हो गया ये? क्रैशमर और शेल्डन के बेसिस पर। ठीक सा।
तो क्रैशमर ने 1926 में एक किताब लिखी, किताब का नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर। किताब का नाम क्या है बेटा जी? फिजिक। क्या है? फिजिक एंड कैरेक्टर। क्या नाम है किताब का? याद रखना, कैरेक्टर, अरे हिंदी में लिखना था, देवनागरी में। फिजिक एंड कैरेक्टर, क्या कहोगे? फिजिक एंड कैरेक्टर, क्रैशमर। तो क्रैशमर नाम से समझ में आता होगा, कार का क्रैश हो गई, कार क्रैश हो गई, एरोप्लेन क्रैश हो गया। एरोप्लेन के लिए ज्यादा हम सुनते हैं क्रैश हो गया। एरोप्लेन क्रैश हो जाते, मर जाते हैं, शरीर की रचना नहीं मिलती है, ठीक है ना, यानी कि पता ही नहीं लगता कौन किसकी हड्डी कहाँ लग रही है। डीएनए सैंपल के माध्यम से बटोरा जाता है, घर वालों को बटोर बटोर के कुछ देते हैं कि इसका अंतिम संस्कार कर लीजिएगा, इतने में ही आए हैं आपके घर वाले। तो क्रैश मर, जब भी कभी कार क्रैश होती है, कुछ भी होती है, लोग मर जाते हैं, शारीरिक रचना नहीं मिलती है, तो हमें ऐसे ही याद रखना है, क्रैश मर ने शारीरिक रचना के आधार पर दिया। और क्या कहा उसने? तो याद रखेंगे, उसने कहा, उसकी किताब थी फिजिक एंड कैरेक्टर, कि किसकी कैसी फिजिक होगी और उस हिसाब से उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसके बारे में। कहीं 1925 भी देखने को मिलेगा, कहीं 1926 भी देखने को मिलेगा, तो परेशान नहीं होना दीपा इस बारे में। तो याद कैसे रखना है? पाइकनिक या साइक्लॉइड, इसको उन्होंने नाम दिया स्थूलकाय। अब भैया एक बात बताओ, जब एरोप्लेन क्रैश हो, लोग मरें, तो मरने से पहले काएं काएं तो बोलते होंगे। अभी मैं मरी तो नहीं हूं कभी किसी क्रैश में, है ना, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मरने से पहले काय काय बोलते होंगे। तो जितने भी काय काय हैं, क्रैश मर के हैं, काय, स्थूल काय, लंब काय, है ना, ये जितने भी हैं, क्रश काय, है ना, छीण काय, ये काय काय पीछे आ जाए हिंदी में तो समझ लेना ये किसके हैं? काय वाले। काय वाले किसके हैं? इस गाय के हैं, यानी कि किसके हैं? आपको याद रखना है, ये हैं क्रैशमर के। काय वाले किसके हैं? तो याद रखना, क्रैशमर के हैं। तो काय वाले किसके हैं बेटा जी? तो कहना क्रैशमर के हैं। किसके हैं? क्रैशमर के, जितने भी काय हैं। तो सबसे पहला है पाइकनिक, साइक्लॉइड या स्थूल काय। पाइकनिक, साइक्लॉइड, स्थूल काय, यानी जब स्थूल काय, गोलू मोलू आदमी होगा, पहले बोलने की आजादी छीन लेती हूँ, ठीक है ना, हाँ, ताकि ध्यान इस पे रहे, वरना क्या रहता है, खुद पे ध्यान रहता है तुम्हारा, कि हमारे दिमाग के प्यारे कीड़ों को एकदम, हमारे दिमाग के प्यारे कीड़ों को तुरंत सुलाइए, जो कि सो ही नहीं सकते। मैं क्या, स्वयं ब्रह्मा जी आ जाए तो भी नहीं सो सकते। अभी जो सीटेट का सम्मान समारोह हुआ, तो उसमें हमारे हाथरस के एक भैया जी हैं, मतलब गवर्नमेंट टीचर, बड़े अच्छे वक्ता हैं, माधव भैया। तो माधव भैया बोल रहे थे कि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम तो अभी समझदार हो गए, तो जाहिर सी बात है उनकी उम्र बहुत है, 45 उम्र की एज है भैया लोगों की, दीदी लोगों की। तो बोले बच्चे जब कई बार ऐसी बातें करते हैं और गार्गी मैम कहती है बुड़वक चुप हो जा वरना उठा के पटक के मारूंगी, तो हमें कई बार लगता है कि अरे ये कैसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। फिर हमें लगता है कि हम भी पहले कभी ऐसे ही थे। तो तुमसे बोलने की आजादी न छीनो तो तुम्हारे कीड़े कुल बुलाएंगे भाई। तो थोड़ी देर कीड़ों को शांत रखो, बेहोशी की दवा दो, और जो मैं समझा रही हूँ पहले उसको समझो। तो पाइकनिक, मेरे साथ साथ मन मन में बोल लो, बाद में एक साथ बोल लेना, पाइकनिक, साइक्लॉइड और स्थूल काय। अब स्थूल काय का मतलब कत्ते गोलू मोलू, एकदम गोलू मोलू सा, मतलब एकदम मोटा सा, गर्दन यूं अंदर हो, एकदम गोलू मोलू सा, खुश मिजाज, कि साहब साइक्लोन भी आ जाए तो भी आदमी पिकनिक मनाए। गोलू मोलू, खुश मिजाज, आराम पसंद आदमी, सोशल, सामाजिक, खूब ठूसम ठास खाने वाला। जी ही किस लिए रहे हैं? बोले भोजन के लिए जी रहे हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं, एक खाने के लिए जीते हैं। तो ये खाने के लिए जीने वाला, तो क्या नाम है? पाइकनिक कह लो तो भी यही है, साइक्लॉइड बोल लो तो भी यही है, मतलब इतने नाम। जी बिल्कुल, क्रैशमर साहब ने कहा पाइकनिक कह लो, उसको साइक्लॉइड कह लो, या स्थूल काय कह लो, वो होगा गोलू मोलू, छोटा सा, मोटा सा, नाटा सा, भारी सा, गर्दन यूं अंदर घुसी हुई, खुश मिजाज, आराम पसंद और सोशल, सबके शादी ब्याह में पार्टी में जा रहा है और एकदम बढ़िया, हाँ हाँ क्यों नहीं, आएंगे आएंगे। इतना स्थूल का, इतना स्थूल मतलब मोटू छोटू सा है, मोटू छोटू सा है कि भैया, और इतना मस्त आदमी है कि अगर साइक्लॉइड, साइक्लोन भी आ जाए तो अगला बंदा पिकनिक मना रहा है और पिकनिक ही मनाएगा। बोले अरे एक दिन सबको मरना है, रो रो के क्या करना है, जिएंगे हम तो आज के दिन, ऐसे वाला मामला है इसका। फिर दूसरा टाइप इन्होंने बताया एस्थेनिक, क्या नाम दिया?
एस्थेनिक या सिजॉइड, एस्थेनिक या सिजॉइड, सिजॉइड, एस्थेनिक सिजॉइड कृशकाय। अब कृशकाय क्या होता है बेटा जी? कृशकाय कह लो या कह लो क्षीणकाय, क्षीणकाय। जैसे कई बार आप लोगों ने शुद्ध हिंदी वाले जो बच्चे हैं, शीतल दीदी के जो प्यारे हैं, वो जानते होंगे क्षीण का मतलब क्या होता है। मतलब कतई नजर ही ना आए, इतना छोटा। तो क्षीणकाय इतना पतला है बेटा, कृशकाय। जैसे कृष नहीं था कृष मूवी में, पतला दुबला, इधर चढ़ जावे उधर चढ़ जावे, तो ऐसे ही क्षीणकाय कृशकाय एकदम पतला लंबा। अब पतला लंबा है, एस्थेनिक, एस्थेसी करा हुआ घूमता है, सिजॉइड कहीं ले जाओ मुंह सड़ा के रखेगा, चिड़चिड़ा है, बेचैन है, गुस्से वाला है, तुनक मिजाजी है, सिजॉइड मुंह सड़ा के डोलेगा। एक था पाइकनिक, पिकनिक मना रहा है, साइक्लॉइड, साइक्लोन आ जाए तो भी पिकनिक मना रहा है, भाई साहब गजब आदमी। एक है सिजॉइड, सिजॉइड यानी कि मुंह सड़ा के सजा के डोलेगा। और नाम और क्या रखा है? एस्थेनिक, जहां ले जाओगे वहीं ऐसी तैसी कर देगा उसके इवेंट की, एस्थेनिक। तो चिड़चिड़ा, लंबा, पतला, बेचैन, है ना, गुस्से वाला, एकांत प्रिय, है ना, पीले पित्त की अधिकता वाला। तीसरा प्रकार इन्होंने बताया एथलेटिक। एथलीट जानते ही होंगे आप, एथलीट जो होते हैं मतलब स्पोर्ट्स में होते हैं। एथलेटिक सुडोल काय, मतलब न ज्यादा लंबा, न ज्यादा पतला, न ज्यादा मोटा, न ज्यादा छोटा, सुडोल काय मतलब गजब, शरीर लुदलुदा सा, एकदम मांस लटक भी नहीं रहा और ऐसा भी नहीं है कि मांस चिपक ही रखा हो हड्डियों से। मामला क्या है? मामला है बेटा जी एथलेटिक बॉडी है, एथलीट। एथलीट सुना है ना, स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं उनको हम एथलीट बोलते हैं। तो एथलेटिक सुडोल का है, शरीर एकदम बढ़िया है, हष्ट पुष्ट है, खिलाड़ी प्रवृत्ति का है, सुखी है, दृढ़ निश्चयी है। खिलाड़ी होते हैं सुडोल का है, लोग निश्चय जो कर लिया वो ही कर लिया, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा। चौथा प्रकार डाइस प्लास्टिक, सबको तीनों को प्लास्टिक में डाल के बंद कर दो, इसको बोलते हैं मिश्रित या विशालकाय। तो मेरे साथ बोलिए डाइस प्लास्टिक, मिश्रित या विशालकाय, जिसमें तीनों का टाइप का मिश्रण हो। याद हुआ या नहीं? एक बार साथ में करो बहन के, एक बार ठंडे दिमाग से मेरे साथ बोल बोल के करेंगे। सारे आ जाओ, सब साथ में फोकस करते हुए। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं पाइकनिक, पाइकनिक बोलो, पिकनिक बोलो, कुछ भी बोलो, पाइकनिक, पिकनिक कह लो, साइक्लॉइड, साइक्लोन आ जाए तो भी स्थूल का है, एकदम गोलू मोलू मस्त, एकदम बढ़िया सामाजिक आदमी, खाना पीने का पसंदीदा आदमी, कि साइक्लोन भी आ जाए तो भी पिकनिक मनाएगा। फिर जस्ट इसके अपोजिट क्षीणकाय, कृशकाय, पतला दुबला, एस्थेनिक, ऐसी तैसी मार दे किसी भी इवेंट में ले जाओ, सिजॉइड मुंह सड़ा के डोल रहा है, यानी लंबा, पतला, चिड़चिड़ा, बेचैन, गुस्से वाला, एकांत प्रिय। फिर आता है एथलेटिक सुडोल, न लंबा न पतला, है ना, न मोटा न छोटा, मतलब सही शरीर, हष्ट पुष्ट शरीर है, बढ़िया है, खिलाड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दृढ़ निश्चयी है, सही से डिसीजन ले पाता है, तो वो क्या हो गया? एथलेटिक। और फिर चौथा प्रकार क्रैशमर साहब का, मतलब याद रखना प्लेन क्रैश में 4 लोग मरे थे, तो क्रैशमर के 4 हैं, फिजिक को देख देख कर कैरेक्टर बताते हैं। डाइस प्लास्टिक जिसे विशाल काय या मिश्रित कहते हैं, ऊपर तीनों का क्या है? ऊपर वाले तीनों का मिश्रण। अब बताओ, लो बोलने की आजादी मिलती है, अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक में, कोई परेशानी? आगे बढ़ू मेरा बच्चा, एक बार, अरे भाई गुड्डा गुड़िया, अरे मेरा लाला लाली, एक बार थम्स अप करके तो बता दो कि दीदी आ गया, आ गया। अब याद कैसे रहे दीदी? तमाम याद कराओगी आप आज, कैसे याद रहे? अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, कोई ना कोई होगा, हाँ कोई घर में ऐसा सूखा ठटरा टाइप का आदमी होगा, तो कह दो कि भैया ये क्रैशमर के अकॉर्डिंग कौन है? ये क्रैशमर के अकॉर्डिंग क्षीण का है, क्रश का है, सिजॉइड मुंह सड़ा के डोलने वाला, एस्थेनिक ऐसी तैसी कर देगा पूरे इवेंट की, वो है। होते हैं ना घर में कुछ लोग जिन्हें लेके ही ना जावे अपन, और या फिर रिश्तेदारी में भी आ जाए, अरे आ गए आ गए, ठीक है ना। और एक खाने पीने वाले, स्थूल काय, पाइकनिक, साइक्लॉइड, साइक्लोन भी आया तो भी ठूसा ठास चल रही है मस्त ऐसा, ठीक। अब इसके बाद आते हैं कौन? शेल्डन। कौन आते हैं बेटा जी? तो कहना शेल्डन आते हैं। कौन आते हैं बेटा जी? शेल्डन। तो शेल्डन ने 1940 में, शेल्डन साहब ने 1940 में क्या कहेंगे? शेल्डन साहब ने 1940 में 3 प्रकार दिए, तो याद रखना क्रैशमर ने 4 दिए,
तो एयरप्लेन के क्रैश में 4 लोग मरे थे और शेल्डन ने 3 दिए हैं। शेल्डन ने क्या दिए हैं? 3। हाँ, फूफा, शुभम पकड़ लेता है। फूफा, फूफा है वो एस्थेनिक, है ना, छीण का है ना, कुछ भी कर लो, एकदम मामला ऐसे ही है। अब शेल्डन ने क्या दिए हैं बेटा जी? 1940 में शेल्डन ने, है ना, शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने प्रकार बताए। क्या कहेंगे? कोई बुक नहीं लेनी। ये कौन है जो कह रहा है कि सीडीपी की कौन सी बुक लें? बेटा अगर बुक ही दिलवानी होती तो फिर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? मैं भी कोई बुक कह देती सबको कि ये वाली किताब ले लो और सारे बहन भाई उसी किताब को खोलेंगे, उसी किताब में से पढ़ेंगे, तुम भी राजी मैं भी राजी। बोलो फिर क्या बात थी? बताओ भैया, बोलो बोलो, जल्दी बताओ, फिर कोई बात थी? नहीं थी, है ना। गलत बात हो जाती है ना, तो फिर क्यों लिया जाए? आ जाओ। तो 1940 में उन्होंने जो शारीरिक रचना के आधार पर प्रकार बताए वो सोमेटोटाइप बताए हैं। उन्होंने जो शारीरिक रचना के आधार पर बताए, तुम सोमेटोटाइप मत लिखो क्योंकि सोमेटोटोनिया अलग हो जाता है। तो तुम्हें याद रखना 1940 में इन्होंने वर्गीकरण किया। उसने 1925 का वर्गीकरण देख लेना या 1926, जब भी कभी जो भी लगे ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। तो 1940 में क्या कहेंगे? शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण था। किसके आधार पर? तो कहोगे शारीरिक रचना के आधार पर इनका वर्गीकरण था। शारीरिक रचना के आधार पर इनका वर्गीकरण था। शारीरिक रचना के आधार पर इनकी तरफ से क्या था बेटा जी? तो हम कहेंगे इनकी तरफ से भी वर्गीकरण था। अब इनने 3 दिए हैं, कैसे याद रखोगे? एंडोमॉर्फिक। क्या याद रखोगे? एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक यानी एंड और दुनिया का ये गोलाकार है। विसेरोटोनिया, मैं यहां हिंदी में और लिखा देती हूं, विसेरोटोनिया। अच्छा लिखा हुआ है तो तुम परेशान नहीं होगे। आ जाओ मेरे बच्चा। एंडोमॉर्फिक दुनिया का एंड हो रहा है। विसेरोटोनिया हिंदी में बिसराने को क्या कहते हैं? भूले बिसरे, बिसरा दो, सब कुछ भुला दो। बिसरा दो यानी सब कुछ भुला दो, बिसरा दो। विसेरोटोनिया सब कुछ भुलाकर दुनिया का एंड भी हो रहा हो तब तक भी ये गोलाकार आदमी फुल मजे लेगा जीवन के। तो ये जो क्रैशमर का पाइकनिक साइक्लॉइड या स्थूल काय है, ये जो किसका? ये जो क्रैशमर का, फिर छीननी पड़ेगी आजादी, छोटे बच्चे बहुत हैं, है ना, कि ये जो क्रैशमर का साइक्लॉइड, पाइकनिक और स्थूल काय है, वही तो हमारे किसका? वही तो हमारे शेल्डन का विसेरोटोनिया, गोलकार, कार है ये, काय नहीं है, गोलाकार, गोलाकार विसेरोटोनिया और एंडोमॉर्फिक है। क्या है? शेल्डन का एंडोमॉर्फिक, एंड भी हो रहा हो दुनिया का, गोलाकार, गोलू मोलू आदमी कार में बैठा हुआ, गोलाकार। शेल्डन के सारे कार हैं, तो शेल्डन के सब कार में बैठेंगे, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, जैसे क्रैशमर के सारे काय करेंगे। ठीक है, तो शेल्डन का जो गोलाकार है वही है एंडोमॉर्फिक की दुनिया का एंड भी हो जाए तो भी वो विसेरोटोनिया पूरी दुनिया को बिसराकर क्या है? मस्त जीवन जी रहा है, छोटू मोटू हंसमुख, खाने पीने का शौकीन, क्रैशमर का पाइकनिक की तरह है। क्रैशमर का जो पाइकनिक साइक्लॉइड और क्या था? तो पाइकनिक साइक्लॉइड और स्थूल काय था, मेरे साथ बोलो, शेल्डन का गोलाकार, गोलाकार, विसेरोटोनिया, सब कुछ विसरा के बैठा है मेरा टोनी, विसेरोटोनिया और एंडोमॉर्फिक, एंड भी हो जाए तो भी मॉर्फिक, मोरे को कोई फिक्र नहीं, एंडोमॉर्फिक है। ठीक, फिर आता है मेसोमॉर्फिक, मौसा जी में भी मार लगा दे, मेसोमॉर्फिक, सोमेटोटोमिया, मौसा जी में भी, मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक मौसा जी में भी मार लगा दे, मोसोमॉर्फिक कह दो, मीसोमॉर्फिक कह दो, जो मर्जी आए याद करने के लिए कर दो। मोसोमॉर्फिक मौसा जी में भी मार लगा दे। और विसेरोटोनिया था वो विसरा कर बैठा था, ये कौन सा टोनी है? सोमेटोटोनिया, सुमो पहलवान जैसा, तो बिल्कुल आयताकार, एथलीट टाइप का आदमी है, स्वस्थ है, खुशमिजाज है, मौज मस्ती पसंद करने वाला है, बहादुर है और आक्रामक है, मतलब अगर युद्ध हो जाए छोड़ेगा नहीं, मार लगाएगा, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। तो क्रैशमर का जो एथलेटिक था, क्रैशमर का जो एथलीट था, जिसको क्रैशमर ने क्या नाम दिया था? एक तो स्थूल काय था, एक क्षीण काय, लंब काय था, एक क्या था? एक क्या था उनका? एक क्षीण काय, लंब काय के बाद एक था आपका एथलेटिक, जिसको एक और नाम दिया था सुडोल काय। कौन सा काय? सुडोल काय। वही शेल्डन का
मोसोमॉर्फिक मोसाजी में मार लगा दे, आयताकार, या कह लीजिए सुमो पहलवान यानी सोमेटोटोमिया है। ठीक, फिर आता है एक्टोमॉर्फिक, जहां ले जाओगे वहीं एक्टिंग करता रहेगा। सेरिब्रोटोनिया, जिस भी सेलिब्रेशन में ले जाओगे, जिस भी सेलिब्रेशन में ले जाओगे। दीदी क्या एक ही नाम याद करने चल जाएगा? नहीं, सब करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में सबके हिसाब से आता है, और अभी मैं यही याद करा के खत्म करा दूंगी। तो एक्टोमॉर्फिक, एक्टिंग ही चलती रहेगी, लंबाकार, लंबा है, एक्टिंग ही चलती रहेगी, लंबाकार है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसे किसी भी सेलिब्रेशन में ले जाओ, सेरिब्रोटोनिया सारे सेलिब्रेशन की बैंड बजा देगा। तो क्रैशमर का जो एस्थेनिक था, जो सिजोइड था, क्षीणकाय कृशकाय था, वही है शेल्डन का क्या? लंबाकार। वही है शेल्डन का सेरिब्रोटोनिया, जो पूरे सेलिब्रेशन की बैंड बजा दे। और एक्टोमॉर्फिक, जब जिधर ले जाने की बात करो, चल रहे हो, नहीं मैं नहीं जाती हूँ कि ये खा लीजिए, नहीं मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है। होते हैं ऐसे, पुरुष भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको ये कह दो अरे घूमने चल रहे हैं। तो हमारी जानकारी में ऐसे एक भैया हैं, उनको ऐसे बोल दो ना, भैया चलो चलते हैं, और वहां चलेंगे, कहाँ चलेंगे, जू देखने चल रहे हैं, है ना। अरे नहीं भाभी जी, वो मतलब धूप है। और मैंने कहा भैया धूप है? वास्तव में, सच्ची में वो ऐसे ही हैं। क्या है? लंबाकार, लंबे, पतले, दुबले। सेरिब्रोटोनिया, जिस भी सेलिब्रेशन में ले जाओ उस सेलिब्रेशन की बैंड बजा देते हैं। कैसे बजा देते हैं भैया? एक्टोमॉर्फिक, तमाम एक्टिंग रहती है। अरे इधर नहीं भाभी जी, इधर धूप आ रही है। सच में है? मतलब इतनी स्किन केयर तो भाभी जी नहीं कर रही होंगी जितने भाई साहब कर रहे हैं। तो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, लड़कियों में भी नहीं, लड़कों में भी होते हैं, ऐसे विशेष तरीके के लोग होते हैं। तो ये याद रहेगा। अब मेरे साथ देखो, मैं याद कराती हूँ जो एग्जाम में जिस तरीके का तुम्हारा मामला बनता है, बिना समय गवाए हुए, अगर अच्छे से याद हो गया तो 2 मिनट में बस नाम का याद करने का मामला है। तो पहली बात याद करने में ऐसे याद रखना, इधर लिखो क्रैशमर। क्रैशमर ने 4 बताए थे और किताब लिखी थी फिजिक एंड कैरेक्टर, शरीर के हिसाब से कैरेक्टर। शेल्डन ने भी शारीरिक रचना के आधार पर बताए। शेल्डन ने बताए बेटा कितने? 3। और आज ही अपने घर में नाम बोलना शुरू कर दो, भूलोगे नहीं। और इस संडे तो तुम्हारी मैराथन होगी ही, मतलब 2 घंटे का तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स का वो होगा, तो बुद्धि और एसी के क्वेश्चन लेकर आऊंगी, तो रिवीजन अपना आ जाएगा। तो गुड्डा याद करना बहुत जरूरी है। तो क्रैश मत, तो जब भी कोई आदमी क्रैश में मरेगा तो पहली बात 4 लोग मरेंगे और काय काय कर करके मरेंगे। कैसे मरेंगे? काय। तो पहला तो याद रखो, जिसको आप बोल दो स्थूल काय। क्या कह दो? स्थूल काय। स्थूल का मतलब होता है गोलू मोलू टाइप का। दूसरा कह दो आप क्षीण काय, क्षीण काय कह लो इसको, क्षीण काय कह लो, या कृश काय कह लो, जैसे कृश मूवी का कृश है, कृश काय यानी पतला। फिर उसके बाद आप कह लो सुडोल काय। सुडोल का मतलब हो गया एकदम बढ़िया एथलेटिक टाइप की बॉडी है। और नेक्स्ट इन्होंने लिखा है मिश्रित डाइस प्लास्टिक या विशाल काय। लास्ट क्या रखा है? मिश्रित डाइस प्लास्टिक या विशाल काय रखा है। क्या रखा है? मिश्रित कह लो, या क्या कह लो? डाइस प्लास्टिक विशाल काय कह लो। क्या कह लो? विशाल काय। अब देखो नाम याद रखिए थे। स्थूल काय को ये कहते हैं पाइकनिक। पाइकनिक, पिकनिक बनाता रहेगा, चाहे क्या हो जाए, साइक्लोन क्यों ना आ जाए, साइक्लॉइड, चाहे साइक्लोन क्यों ना आ जाए, पिकनिक मनाता रहेगा, गोलू मोलू है, गर्दन छोटी, मस्त आदमी, खाने पीने का शौकीन, एकदम बढ़िया आदमी। क्षीण काय, क्रश काय, मुंह सड़ा के डोलेगा। सिजोइड है ये, साइक्लॉइड जैसे ये साइक्लॉइड है, ये क्या है बेटा जी? सिजोइड है। और ये पाइकनिक था, ये क्या है बेटा जी? मुंह सड़ा के डोलेगा। और एस्थेनिक है, जिस इवेंट में ले जाओगे उसकी ऐसी तैसी मार देगा। एस्थेनिक, लंबा, पतला, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, बिना फालतू बिल्ली जैसा मुंह बनाने वाला, नाटक नौटंकी खोर। सुडोल काय क्या है? तो कहो एथलेटिक है। क्या है? एथलेटिक। तो एथलेटिक है, न लंबा है न छोटा है, मस्त आदमी है, शरीर हष्ट पुष्ट है, बढ़िया अपना खेलकूद वाला आदमी, दृढ़ निश्चयी है, खुश मिजाज आदमी है, लोगों के साथ अच्छा मिलता है। मिश्रित विशाल काय को, जो तीनों का मिला जुला रूप है, उसे क्रैशमर साहब डाइस प्लास्टिक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डाइस प्लास्टिक। डन? कोई दिक्कत? आ जाओ। अब शेल्डन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो इधर स्थूल काय, गोलू मोलू है, पाइकनिक है, साइक्लॉइड है, वो यहाँ क्या है? शेल्डन की सारी कार है।
शेल्डन की क्या है? कार। तो वो शेल्डन के अकॉर्डिंग कौन है? गोलाकार है। कौन है बेटा जी? गोलाकार। अब ये गोलाकार आदमी विसेरोटोनिया है, पूरी दुनिया को बिसरा कर बैठा है। विसेरोटोनिया पूरी दुनिया को क्या करके बैठा है गुड्डा? बिसरा कर बैठा है। और दुनिया का एंड भी हो जाए, मॉर्फिक में क्या है ये? एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक पूरी दुनिया का एंड भी हो जाए तो मोरे को कोई फिक्र नहीं। मॉर्फिक एंडोमॉर्फिक आदमी है, वही सारी विशेषता। इधर जो क्रैशमर के अकॉर्डिंग पतला दुबला क्षीणकाय कृशकाय सिजॉइड एस्थेनिक ऐसी तैसी मचा देता है, वो शेल्डन के अकॉर्डिंग कौन है? लंबा कार है। कार है ना ये सब कुछ, वो शेल्डन के अकॉर्डिंग लंबा आकार का है। जो कि टोनिया में क्या है? जो कि टोनिया में क्या है? टोनिया अगर लिया जाए तो टोनिया में क्या है ये? और इधर एंडोमॉर्फिक था तो क्या है? तो इधर अगर हम बात करें इसकी शेल्डन की, लंबा कार लंबा है ना। और टोनिया में अगर हम बात करें तो पहले तो मॉर्फिक में देख लें तो एक्टोमॉर्फिक है, एक्टिंग ज्यादा मारता रहता है। एक्टोमॉर्फिक बहुत ज्यादा एक्टिंग मारेगा, ठीक है। हाँ, ससुर का नाती एक्टिंग कर रहा है, एक्टोमॉर्फिक है। और टोनिया में ये जैसे विसेरोटोनिया था, ये क्या है? सेरिब्रोटोनिया, पूरे सेलिब्रेशन की बैंड बजा देगा। सेरिब्रो है ना, सेलिब्रेशन था ब्रो, टोनिया, इस टोनी ने उसकी बैंड बजा दी। सेरिब्रोटोनिया, क्या कहोगे गुड्डा? सेरिब्रोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया, ठीक। और ये जो सुडोल काय था, ये यहां पर क्या है? आयताकार है। ये शेल्डन के अकॉर्डिंग आयताकार है। और ये कैसा है? मौसाजी में भी मार लगा दे, मोसोमॉर्फिक है। मौसाजी में भी मार लगा दे, ऐसी बॉडी इसकी, मोसोमॉर्फिक। और सबसे बड़ी बात कि भाई ये किस तरीके का आदमी है? ये सोमेटोटोनिया है। टोनिया में क्या है? ये सुमो पहलवान टाइप का आदमी है, सोमेटोटोनिया। तो सुमो पहलवान जो होते हैं एकदम से लड़ाई झगड़ा करते हैं, फोड़ फाड़ देते हैं, ऐसा मामला है। डन, बस इतना तुम्हें याद रखना है। कर पाओगे? मैंने तुम्हारे लिए पूरा यहाँ निकाल के दे दिया, तुम्हें दिमाग को ठंडे से बस बैठाना है इन्हें, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार याद करना है। हर बच्चे की अपनी संभावित विकास का क्षेत्र होता है। कुछ बच्चों को क्लास में यही याद हो चुका होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास में ये 2 बार में याद हो गया है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेरे बाद 1 बार और याद करना पड़ेगा, जो कि मैं क्लास में खत्म कराऊंगी तो 1 बार और। बिल्कुल बेटा, अंग्रेजी वाला भी याद करना है, क्योंकि ये अंग्रेजी नहीं है, ये बंदे हमारे भारत के तो है नहीं, ये तो बाहर के हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके तो हमें 100% करने ही पड़ेंगे, नाम उसी तरीके से लेते हैं। तो 1 बार जब मैं पूरा रिवीजन कराऊंगी तब और कराऊंगी। उसके बाद जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जैसे किसी को याद नहीं हुआ अभी, है ना, तो इसका मतलब उसका जो संभावित विकास का क्षेत्र है वो अभी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो उसको क्या करना है? उसको इस चीज को 2-3 बार और याद करना है। ऐसे ही पूछेगा, विशेषता पूछ के पूछेगा, बताओ कौन सा किसका है। या ये पूछ लेगा शेल्डन ने, है ना, कौन सा प्रकार नहीं दिया, तो 3 ये दे देगा, 1 इधर से उठा के दे देगा। समझ रहे हो ना? तो वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना साहब? आ जाओ, समझ गए ना? तो इस बात को समझना है भैया जी, आ जाओ। तो उसके अलावा अन्य वर्गीकरण में अगर मैं बात करूं तो ये शारीरिक रचना के आधार पर इन 2 के बहुत फेमस है। बहुत फेमस है, मतलब बहुत फेमस है बेटा, अंग्रेजी नहीं है वो, ये हैं ही बाहर के देशों के। तो जिनको बाहर के देश के हैं तो इनका जो नाम है विसेरोटोनिया, है ना। अगर तुम्हें विसेरोटोनिया नाम याद नहीं रहेगा कि बिसरा के जो बैठा हुआ है, एंडोमॉर्फिक, दुनिया का एंड भी हो जाए फिर भी वो क्या है? गोलाकार, मस्त अपने जीवन में जी रहा है, तो वो वाला मामला रहेगा। आ जाओ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, हम गड़बड़ ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे वहां पे, इसलिए हमें याद रखना है। अदर क्लासिफिकेशन देखते हैं, और भी लोगों के क्या हैं अदर क्लासिफिकेशन और देखते हैं। रोस्टन भैया थे, उन्होंने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा व्यक्तित्व होता है प्रमस्तिष्कीय, सेरिब्रल, मस्कुलर और डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी। मतलब आपके शरीर के अलग अलग अंगों के काम के आधार पर आपका वर्गीकरण उन्होंने कर दिया। किसने किया? रोस्टन ने। दीदी इसके अंदर क्या होता है? कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ इतना याद रख लो, रोस्टन। तो रोस्ट करते हैं आजकल लोग, रोस्टन क्या होते हैं? रोस्ट करने वाले होते हैं ये लोग, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो आजकल एक शब्द दिया जाता है रोस्ट करना। तो रोस्टन ने कहा कि भैया देखिए, लोगों की व्यक्तित्व प्रमस्तिष्कीय यानी सेरेब्रल, जो दिमाग से सोचते होंगे, मस्कुलर जो मसल से सोचते हैं, आप देख लेंगे
आंधे तोड़ देंगे, तेरा भाई जिंदा है फोड़ देंगे। एक सेरिब्रल प्रमस्तिष्कीय, अरे नहीं नहीं देखेंगे कैसे करना है, आप शांति से बैठो। एक डाइजेस्टिव, हर बात पचा जाते हैं, किसी ने पीट दिया तो भी ठीक है, नहीं पिटे तो भी ठीक है, डाइजेस्टिव। एक रेस्पिरेटरी, जो सांस ले रहे हैं केवल, ठीक है ना, जो क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। तो याद रख लो, कुछ मस्कुलर है, कुछ दिमाग वाले सेरिब्रल हैं। एक डाइजेस्टिव हर बात पचा जाएगा और एक है रेस्पिरेटरी, सांस ले तो उड़ जाएगा, ऐसे याद कर लो। रोस्टन ने दिया। वायोला, वायोला ने 1909 में दिया कि माइक्रोस्प्लेनिक, क्या नाम दिया, माइक्रोस्प्लेनिक, क्या कहेंगे बेटा जी, माइक्रो, मेरे साथ बोलो माइक्रो, माइक्रोस्प्लेनिक, माइक्रोस्प्लेनिक, माइक्रोस्प्लेनिक यानी आप उसको माइक्रोफोन से भी चेक करो, इतना पतला दुबला है साहब, इतना पतला लंबा है, माइक्रोस्प्लेनिक, गायब है एकदम आदमी। किसने, वायोला ने कहा। वायोला से याद रखना भायोला, वायोला यानी भायोला, यानी हमारा भैया, कोई भायो, भायो यानी भैया, वायोला से याद रखना भायोला। भायोला ने कहा माइक्रोस्प्लेनिक यानी पतला, नाम याद रखने पड़ेंगे और 2-3-4 बार याद करने पड़ेंगे। माइक्रोस्प्लेनिक यानी पतला, मैक्रोस्प्लेनिक, मैक्रो, मैक्रो, मैक्रोनी खा खा के मोटा हो गया, मैक्रोस्प्लेनिक शॉर्ट फैट नोटा मोटा, और फिर नॉर्मोस्प्लेनिक, नॉर्मो एथलेटिक टाइप का सुडोल। तो ये स्प्लेनिक, स्प्लेनिक किसके हैं, वायोला के हैं। क्या कहेंगे, स्प्लेनिक, स्प्लेनिक किसके हैं, वायोला के हैं। स्प्लेनिक, स्प्लेनिक किसके हैं, तो कहोगे वायोला के हैं, किसके हैं, वायोला के। तो माइक्रोस्प्लेनिक पतला, ठीक है, मैक्रोस्प्लेनिक मोटा गोलू, और नॉर्मो, नॉर्मोस्प्लेनिक यानी सुडोलकाय एथलेटिक टाइप का आदमी रहेगा। ठीक, अब आधुनिक दृष्टिकोण जो है, जिसमें मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने वालों में एक आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक विचार और कल्पना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। क्या थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का भी वर्गीकरण किया? जी बिल्कुल किया। आप जरा सोचिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का भी वर्गीकरण किया था। कोई, मैं देखती हूं कितना अच्छा आप याद करते हैं, कितना अच्छा आपकी मेमोरी है, कितना आप रोज रिवाइज करते हैं, है ना, उससे ही पता पड़ जाएगा कि एक बार मुझे बता दीजिए कि जो वर्गीकरण, बुद्धि का वर्गीकरण था किसका, थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक का जो बुद्धि का वर्गीकरण था वो बता दीजिए मुझे, क्या क्या था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का क्या वर्गीकरण किया था, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का क्या बताया था, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का क्या बताया था, जल्दी से बता देंगे, जल्दी बताएंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का क्या बताया था, जल्दी बताएंगे। ठोस और तरल बुद्धि, वाह बढ़िया बेटा। केटल, ये केटली में चाय भरनी थी निधि, रिवीजन क्यों नहीं करती है। बालू का सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, है ना, बहुत बढ़िया। मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। बालू, मल्टीपल, मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो बेटा फिर वो उसकी हो जाती है मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी की बात की थी। बुद्धि में उन्होंने किसकी बात की थी, तो याद रखना, बुद्धि में उन्होंने किसकी बात की थी, तो याद, हाँ, बुद्धि में उन्होंने किसकी बात की थी, थॉर्नडाइक ने, तो याद रखना, बालू परमाणु, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, बालू परमाणु बहुतत्व का सिद्धांत दिया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत दिया था। बालू परमाणु और किसका कहेंगे, मल्टी फैक्टर बुद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, बालू परमाणु मल्टी फैक्टर बुद्धि का सिद्धांत दिया था। गलती करने का मतलब है कि हम अपना रिवीजन जो है वो बहुत ही कम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारा रिवीजन दमदार होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी के पिताजी हमें नहीं रोक सकते। कोई तुमसे आके बहुत बढ़िया 1920, कोई तुमसे आके ये कहे कि दीदी अरे तुम तो है ना जो है ना, और तुम तो ये फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, या दीदी हमें डर लगता है, कोई भी तुम्हें आके डराने की कोशिश करेगा, तुम कब नहीं डरोगे, केवल तब नहीं डरोगे जब तुम्हारा पहले से एकदम बढ़िया वाला रिवीजन होगा। और अगर तुम्हारा रिवीजन पहले से अच्छा नहीं चल रहा, रोज की रोज तुम्हारा रिवीजन नहीं चल रहा, तो कोई भी आएगा बेटा तुम्हें बढ़िया डरा के जाएगा, और तुम्हारा डरना बनता भी है। तुम डरना, मैं ये कह रही हूँ, तुम्हें बार बार डरना चाहिए, तुम्हें मतलब सॉरी बोल बोल के डरना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए दीदी सॉरी अब हम डर गए थे, हमने मतलब याद ही नहीं किया दीदी, क्या करें हम, ये वाला मामला है। तो वो जरूरी होता है, अपना रिवीजन अच्छा रखो। अब यानी बुद्धि में भी बात करता है ये बंदा, अब व्यक्तित्व में भी बात करता है ये बंदा। तो व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक आधार पर, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक है,
तो मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो किसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ये शरीर के आधार पर नहीं किया बेटा जी, ये किसके आधार पर किया, ये किया विचार और कल्पना के आधार पर। किसके आधार पर? विचार और कल्पना के आधार पर। किसके आधार पर? विचार और कल्पना के आधार पर। तो विचार और कल्पना के आधार पर माइक्रो, मैक्रो और डायरेक्ट, क्या कहेंगे? माइक्रो, मैक्रो, डायरेक्ट। माइक्रो क्या है? तो कहना माइक्रो है सूक्ष्म विचार, छोटी छोटी चीजों पर भी फोकस करता है, ऐसी पर्सनालिटी है। विचार और कल्पना के आधार पर थॉर्नडाइक ने पर्सनालिटी का वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? विचार और कल्पना के आधार पर थॉर्नडाइक ने पर्सनालिटी का वर्गीकरण किया और उन्होंने कहा एक होते हैं माइक्रो, माइक्रो पर्सनालिटी वाले व्यक्ति, सूक्ष्म विचारक, यानी वो हर छोटी छोटी चीज पे फोकस करते हैं। एक होते हैं मैक्रो, स्थूल विचारक, जो केवल बड़ी सोच, व्यापक रखेंगे, जो बड़ी चीजें दिखाई देंगी उन पे। एक प्रत्यक्ष विचारक, डायरेक्ट सोच वाले होते हैं। एक कौन होते हैं? प्रत्यक्ष विचारक, डायरेक्ट सोच वाले होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक में? मनोवैज्ञानिक आधार पर माइक्रो, मैक्रो, डायरेक्ट। फिर कार्ल युंग आते हैं, 1923 में किताब लिखते हैं और फिर ये भी मनोवैज्ञानिक आधार पर। किसके आधार पर? तो कहना मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने वाले कार्ल युंग सिगमंड फ्राइड साहब के स्टूडेंट भी हैं। इन्होंने भी किसके आधार पर? तो आप कहोगे इन्होंने भी आपकी जो साइकोलॉजी है उसके बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी बताई है। किसकी? साइकोलॉजी के बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी बताई है। आपके शरीर के आधार पर नहीं बता रहे, आपकी साइकोलॉजी के बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी बता रहे हैं। तो इसमें एक आते हैं इंट्रोवर्ट, एक आते हैं एक्सट्रोवर्ट और तीसरे आते हैं एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। क्या बोलेंगे? अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहिर्मुखी। क्या बोलेंगे? अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहिर्मुखी। क्या बोलेंगे? अंतर्मुखी, उभयमुखी और क्या बोलेंगे? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी, उभयमुखी, बहिर्मुखी। तो कार्ल युंग जो कि सिगमंड फ्राइड साहब के चेले चंपाड़े थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने भी वर्गीकरण किया और वो वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर था। और वो जो वर्गीकरण था सबसे ज्यादा मान्य आज के समय की मॉडर्न थ्योरी में, वो था अंतर्मुखी, उभयमुखी और आपका क्या कहेंगे? बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी लोग वो होते हैं जो अंतर्मुखी, अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप में रुचि, बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, इनमें सामाजिकता का अभाव होता है। ये अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक दार्शनिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक अच्छे होंगे, अच्छे दार्शनिक होंगे, है ना, फिलोसोफर होंगे। इनके मित्र कम होंगे, ये मितभाषी होंगे। मितभाषी का मतलब बहुत कम बोलते होंगे, वाचाल नहीं होंगे। ये जहां जाते होंगे वहां लीडरशिप नहीं लेकर आ पाते होंगे क्योंकि अपने आप में खोए रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम लोगों से मिलना। इंट्रोवर्ट आपने भी सुना होगा ना कि अरे ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है यार, अंतर्मुखी है, कम लोगों से मिलता है। एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, ये जस्ट अपोजिट है। बकौली इतनी करते हैं, इतनी करते हैं कि पूछो मत। ये ज्यादा सामाजिक हैं, आशावादी हैं, मिलनसार हैं, नेता टाइप के लोग हैं, जहां जाएंगे वहीं बकौली करेंगे। बिल्कुल अंकुर, कार्ल युंग जिन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, ये वही हैं। जुंग कह लो गुड्डा, युंग कह लो, इनके नाम अलग अलग आते हैं, है ना। किताब में जुंग पूछा जाए, युंग पूछा जाए, इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, यानी सिगमंड फ्राइड साहब के ही स्टूडेंट हैं गुस्ताव कार्ल युंग उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट क्या होते हैं? उभयमुखी होते हैं। एम्बीवर्ट कौन होते हैं? उभयमुखी, जो इन दोनों का मिक्सचर है, जो सबसे ज्यादा सफल व्यक्तित्व माना जाता है कि अगर आप जहां जरूरत पड़ती है वहां अंतर्मुखी हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां बहिर्मुखी हैं। तो ये सबसे बेस्ट क्या माना जाता है? कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिसको हम कहते हैं एम्बीवर्ट यानी उभयमुखी। कोई दिक्कत यहां तक में? टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या आई हो तो बताओ, एक बार सारा रिवीजन करा दूं, एक बार सारा रिवीजन करा दूं, आ जाओ ठंडे दिमाग में। देखो कोई भी अगर ये सोच रहा हो मैं उसकी व्यक्तिगत बात का जवाब दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी जब तक कि 1 घंटे की क्लास नहीं हो जाती। वो चाहे मैं कह रही हूँ 1 करोड़ बार लिखता रहे और इस क्लास में जो पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान न दे, वो 2 नुकसान कर रहा है अपना। पहला, वो ये बता रहा है कि उसको ये गलतफहमी है कि वो जिल्ले इलाही है और उसकी बात का जवाब दिया जाएगा। ये मैंने हमेशा एक चीज कही है कि मैं क्लास में किसी की भी व्यक्तिगत प्रॉब्लम क्यों सुनूंगी, पूरी क्लास का नुकसान क्यों करूंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो अपनी इस क्लास को भी बर्बाद कर रहा है। अब वो समझदारी से खुद समझ ले
तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि मैंने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, वो अपने आप सॉल्व कर देते हैं, नहीं होती है तो हमारे पास आ जाता है, बात खत्म हो जाती है। वो जवाब यहाँ नहीं हो सकता, उसका कोई यहाँ लेना देना नहीं है कि मैंने डीएलएड किया है मैं बीटीसी करूं, कि मैंने बीएड किया मैं क्या करूं, वो इस क्लास में उसका डिस्कशन का कोई लॉजिक स्कोप नहीं बचता। ये पढ़ाई की क्लास है, बर्बाद हो जाती है, इसको समझा करें। आ जाए तो देखिए मैं फिर से बताऊं तो साहब यहां से बताऊं ना बढ़िया तरीके से कि क्रैशमर साहब ने एक किताब लिखी फिजिक एंड क्या कहेंगे, फिजिक एंड क्या कैरेक्टर। और क्रैशमर, क्रैश कार या एरोप्लेन जब क्रैश होता है तो 4 लोग मरते हैं। तो ये जितने भी हैं मरने के समय काए काए बोलते हैं, तो जितने भी काए हैं वो सब क्रैशमर के हैं, जितने भी काए हैं वो सब क्रैशमर के हैं। अगेन एक बार अच्छे से आंख बंद करके समझते हुए धीमे धीमे सिर्फ सुनने पर ध्यान देना। तो क्रैशमर ने सबसे पहले बताया पाइकनिक, है ना, साइक्लोन भी आ जाए तो भी ये स्थूलकाय गोलू मोलू, है ना, बढ़िया सा आदमी पिकनिक मनाता रहेगा चाहे दुनिया खत्म होने वाली हो, साइक्लोन क्यों ना आ जाए। तो गोलू मोलू नाटा सा खुशमिजाज हंसमुख आदमी है, सामाजिक आदमी है, मस्त रहता है। फिर है इसका जस्ट अपोजिट एस्थेनिक, ऐसी तैसी मारे रखता है ना, और क्षीणकाय कृशकाय कह लो, और साथ में क्या कहोगे सिजॉइड, मुंह सड़ाए डोलता है। तो ये है लंबा पतला चिड़चिड़ा बेचैन गुस्सैल, इसको लगता है कि जो है सो मैं हूं, और हर छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाजी करता हुआ खड्डे में जाएगा ये। फिर उसके बाद तीसरा आता है जिसको नाम दिया गया क्या, सुडोल का है, एथलेटिक टाइप का, न लंबा न छोटा न मोटा, मस्त हसमुख बढ़िया तरीके का जीवन जीता है, बढ़िया एकदम दृढ़ निश्चयी है ना, बढ़िया मिलनसार आदमी भी है, शारीरिक क्षमता हष्ट पुष्ट है, खिलाड़ी प्रवृत्ति का आदमी। और चारों को तीनों को मिलाकर डाइस प्लास्टिक, जिसको मिश्रित या विशालकाय कहा जाता है। डन। अब इसी में ठंडे से हल्के से बैठा दो शेल्डन के 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी टेट में ये 2 ऐसे हैं जिनको 10वीं बार पूछा जाएगा। कितने एग्जाम आप उठा के देखोगे पूछे हुए देखेंगे। तो शेल्डन जो आता है गुड्डा, शेल्डन का पहला आता है जिसको आप कहोगे एंडोमॉर्फिक, दुनिया का एंड हो रहा है, विसेरोटोनिया, सब बिसरा कर बैठा है क्योंकि वो कौन है, गोलाकार। तो शेल्डन के में कार है क्योंकि वो क्या है, गोलाकार। गोलू मोलू है, बिसरा कर बैठा है, दुनिया का एंड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका है लंबाकार। लंबाकार कौन है, लंबाकार सेरिब्रोटोनिया, पूरे सेलिब्रेशन की क्या कर देगा, बैंड बजा देगा, क्योंकि वो क्या है, एक्टोमॉर्फिक है, एक्टिंग करता रहेगा और मामला माहौल खराब करता रहेगा हर समय। फिर है आयताकार, मोसोमॉर्फिक, मौसाजी में भी मार लगा दे इतनी जोर का, सुमो पहलवान है, सोमेटोटोनिया। ठीक साहब, डन डन, ये इनके वर्गीकरण है। ठीक साहब, कोई दिक्कत, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही पूछेगा कि बताइए ये कौन सी विशेषता है, बताइए ये किस प्रकार की विशेषता है, तो आपको बता देना है, ठीक है ना, आपको बता देना है। ठीक, उसके बाद ऐसे पूछ लेगा कि शेल्डन के कौन से प्रकार नहीं है, तो शेल्डन ने 3 दिए हैं तो जाहिर सी बात है एक प्रकार शेल्डन का नहीं होगा, तो वो उठाकर क्रैशमर का दे दिया जाएगा, हम बता देंगे। एक ये पूछ लेता है, पूछा हुआ है कि मैच करिए शेल्डन के और क्रैशमर के, नाम ही तो अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, मैच करिए, ऐसे पूछ लेता है। ठीक, कोई दिक्कत मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सिंसियरिटी के साथ करोगे तो मैं तुम 1 घंटे की क्लास इज्जत ईमानदारी के साथ पढ़ने में और क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए सारी चीजों को साथ के साथ रिवाइज करके जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी पर्सनल भी एक बार को सुन लूंगी कि क्या बात कह रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर तुम पूरे 45 मिनट क्लास के एक ही बात को बार बार स्पैम करने में निकालोगे और तुम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर क्या ही पढ़ना और क्यों ही बेटा इस क्लास को लेना, बात खत्म हो जाती है फिर। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो तुम्हें लगेगा जरूर कि दीदी ने कितना रूडली कह दिया, पर बेटा माँ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जब औलाद गलती पे है तो कान पकड़ के भी मारो, है ना, कान पकड़ के भी लटकाना पड़े लटकाओ, और गले लगा के मनवाना पड़े तो गले लगा के मनवाओ। दोनों ही चीजें वैलिड है। आ जाओ, रोस्ट करते हैं आजकल के लोग। तो आप किसी को रोस्ट कैसे करोगे, तो रोस्टन ने बताया है
रोस्टन ने बताया है कि भैया देखो लोग होते हैं सेरिब्रल दिमाग वाले, मस्कुलर ये वाले, है ना, डाइजेस्टिव कोई भी मार दे पीट दे हर बात को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और चौथे होते हैं रेस्पिरेटरी टाइप के, श्वसन प्रकार के। उसके बाद वायोला, वायोला कैसे याद रखेंगे, भायोला, वायोला यानी भायोला, भायोला यानी अपना भैया, वायोला यानी भायोला, भायोला यानी अपना भैया, अपना भैया। स्प्लेनिक है, क्या है स्प्लेनिक, माइक्रोस्प्लेनिक पतला दुबला, मैक्रोस्प्लेनिक गोलू मोलू, और फिर नॉर्मो, नॉर्मो यानी सुडोल का है, नॉर्मल है, न लंबा न छोटा न पतला, ऐसा वाला स्प्लेनिक। फिर अगर मैं बात करूं कल्पना और विचार के आधार पर किसने वर्गीकरण दिया व्यक्तित्व का, तो जवाब होगा अपने थॉर्नडाइक का। किसके आधार पर, कि इमेजिनेशन कैसे करते हैं और हमारे विचार कैसे हैं। तो एक होते हैं माइक्रो पर्सनालिटी जो हर छोटी छोटी बात को फोकस करेगा, एक होते हैं मैक्रो जो बड़ी बातों को ही केवल ध्यान देंगे, और फिर तीसरे जो होते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष विचारक, जो चीज सामने है उस पर विचार कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो कल्पना और विचार के आधार पर किसने वर्गीकरण दिया, तो याद रखना अपने, किसने दिया, कल्पना और विचार के आधार पर वर्गीकरण देने वाले कौन थे, तो कहना अपने एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था बेटा जी, कल्पना और विचार के आधार पर, यस, थॉर्नडाइक थे। फिर कार्ल युंग जिनका सबसे ज्यादा आज के समय में एक्सेप्टेबल है, मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण देते हैं कार्ल युंग, क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण देते हैं कार्ल युंग। कार्ल युंग कहते हैं व्यक्ति अंतर्मुखी होता है या बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, अपने आप में खुश रहेगा, कम बोलेगा, मितभाषी होगा, है ना, बहुत कम लोग होंगे, सामाजिक नहीं होगा। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, लोगों से मिलेगा जुलेगा, खेलेगा कूदेगा, है ना, जहां बैठेगा वहीं महफिल जमा लेगा, वहीं उसके दोस्त बन जाएंगे, जिधर बैठेगा मुंह खोलेगा एकदम यारी दोस्ती, ऐसे लगेगा पहली बार मिल रहे हैं लोग उससे, तो वो एक्सट्रोवर्ट हैं। और फिर तीसरा प्रकार जिसको बोलते हैं एम्बीवर्ट, उभयमुखी, जो इन दोनों का मिला जुला प्रकार है। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, अगर कोई बच्चा टॉपर है तो वो कार्ल युंग के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में आएगा, बताना जरा, टॉपर, टॉपर व्यक्ति किसके अंदर आएगा, टॉपर व्यक्ति किसके अंदर आएगा, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, है ना, इंट्रोवर्ट, किसमें रखोगे, बताओ बताओ, किसमें रखोगे, उभयमुखी में रखोगे, अच्छा, एम्बीवर्ट बता रहे हैं, अंतर्मुखी वाले हैं कुछ, देखो कुछ हैं जो एम्बीवर्ट बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं अंतर्मुखी। देखो बेटा, प्रतिभाशाली होना, टॉपर होना, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा, उभयमुखी व्यक्ति भी क्या प्रतिभाशाली हो सकता है। ये तो तुम्हारी और समाज की सोच है बेटा, कि जो ज्यादा बोले वो इंसान क्या प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, ये तो गुड्डा गलत है ना। हम ये देखते हैं, जितने भी अब तक हमने ये देखे उसमें हमने ये देखा कि ये मनोवैज्ञानिक आधार जो है वो ये बताता है कि हमारा बिहेवियर जो है उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं कि आपकी व्यक्तित्व कैसा होगा। इसमें ये वाली बात थोड़ी ना हो गई कि टॉपर जो होगा वो इंट्रोवर्ट व्यक्ति होगा, अरे एम्बीवर्ट जो होगा वो टॉपर होने के उसके चांसेस ज्यादा हैं। हालांकि इन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया कि आपके टॉपर होने में एम्बीवर्ट व्यक्ति होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा, नहीं, किसी में नहीं, आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी अगर रखना पड़े तो मैं एम्बीवर्ट में ज्यादा रखूंगी, इसमें ज्यादा रखूंगी, एम्बीवर्ट में ज्यादा रखूंगी, ठीक है ना। अंकिता, क्रैशमर का चौथा नियम नहीं है बेटा, प्रकार है, डाइस्प्लास्टिक, मिश्रित विशालकाय, जो तीनों का मिला जुला रूप होगा। आ जाओ, अब सब अलग अलग, कोई मनोवैज्ञानिक आधार पर, कोई कल्पना और विचार के आधार पर, क्रैशमर और शेल्डन शारीरिक रचना के आधार पर, है ना, चरक संहिता में वात पित्त और कफ के आधार पर, उससे पहले हिपोक्रेट ने भी ह्यूमर यानी बाइल जूस शरीर के अंदर लिक्विड जो थे उसके आधार पर बताया। अब ये तमाम आधार चल रहे थे, इसी बीच एक व्यक्ति आते हैं गुड्डा, उनका नाम स्प्रेंगर, मेरे साथ बोलेंगे, उनका नाम स्प्रेंगर। आप ये मान के चलो, आपने इससे पहले बिल्कुल यही मान के चलो कि ना आपने बीटीसी में इसे पढ़ा, ना आपने बीएड में कभी इसे पढ़ा,
आप बिल्कुल अपने दिमाग को खाली करके पढ़ना शुरू करो और देखो मैं कितने आराम से एक एक चीज आपके दिमाग में बैठा रही हूं, तो आप अपने आप सीखोगे मेरा बच्चा, इसको अपने आप इस चीज को सीख जाओगे, 101% सीख जाओगे और चीजें कनेक्ट करना भी सीखोगे कि दीदी कैसे चीजों को मैच करके और कैसे यूं ही याद करा देती है, तो हमें भी याद हो जाता है। ठीक है ना, आ जाओ। तो स्प्रेंगर क्या थे? स्प्रेंगर 1928। स्प्रेंगर क्या कहेंगे? 1928 में इन्होंने भी एक किताब लिखी। स्प्रेंगर की किताब इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्रैशमर की किताब है फिजिक एंड कैरेक्टर, शेल्डन की कोई किताब नहीं है। ठीक है, तो स्प्रेंगर साहब ने एक किताब लिखी टाइप्स ऑफ मैन। किताब का नाम क्या है बेटा जी? टाइप्स ऑफ मैन। किताब का नाम क्या है बेटा जी? टाइप्स ऑफ मैन, यानी मानव के प्रकार। और इन्होंने समाज शास्त्रीय आधार पर, यानी समाज में हम कैसे, समाज हमें किस तरीके के लेवल देता है, उसके बेसिस पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो समाज शास्त्रीय आधार पर क्या कहेंगे? समाज शास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने 1928 में लोगों का वर्गीकरण किया और 6 प्रकार बताए अपनी किताब टाइप्स ऑफ मैन में। किसने? टाइप्स ऑफ मैन, स्प्रेंगर। टाइप्स ऑफ मैन, कितने तरीके के इंसान होते हैं और समाज शास्त्रीय आधार पर, सोशियोलॉजिकल वे में। एक होते हैं सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल इंसान, जो सिद्धांतों पर बल देते हैं, इनकी अपनी एक आदर्शवादी होते हैं, इनकी एक अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी अवधारणा होती है, नहीं हम तो यही करना है। सैद्धांतिक व्यक्ति मैं उनको कहती हूं, जैसे आपने देखा होगा कि नित्य सवेरे कोई आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, वो नित्य सवेरे 5 बजे उठ के एकदम बढ़िया तरीके से उठ जाते होंगे, है ना, अपनी चाय वाय बना के पीते होंगे और फिर टहलने चले जाते होंगे, फिर ओम का उच्चारण, फिर गले में गड़ 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 ये करते होंगे, और ये सब कुछ वो करते ही होंगे करते ही होंगे डेफिनेटली। तो इनको हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक कहते हैं। सैद्धांतिक क्या करते हैं? सिद्धांतों पर बल देते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाए होते हैं उन पर बल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति दार्शनिक या वैज्ञानिक टाइप के होते हैं। सब बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है मेरे पापा, कोई कह रहा है मेरी अम्मा कोई कह रहा है सारे बुड्ढे ऐसे होते हैं दीदी तुम भी बुड्ढे बनोगे, ठीक है ना। साइकोलॉजी में एक चीज तो सीख गए ना, एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग कि कैसे बुड्ढे बनना है वो देख लेना। सैद्धांतिक समाजशास्त्री आधार पर, यार बड़ा उसूलों वाला आदमी है कि कैसे, यार देखो सुबह नित्य कर्म है इसके, सुबह उठना, भगवान को भजना, जैसे आप लोगों के भी तो कहते होंगे नित्य नियम है साहब, आपके मम्मी पापा। अगर आप सैद्धांतिक होंगे तो देखो समाज में आपको कैसे जाना जा रहा होगा। स्प्रेंगर के अकॉर्डिंग सैद्धांतिक व्यक्ति, थ्योरेटिकल आदमी कौन है? जिसके सिद्धांत बने हुए हैं जीवन के। अरे साहब मेरा बच्चा कहीं नहीं जाता, एकदम सुबह उठना है, अपने नहाना धोना है, पूजा करनी है, फिर उसके बाद भगवान को जल चढ़ाना है, सूर्य देवता को जल चढ़ाकर उसके बाद अपने पढ़ने बैठना, हमारे सबके चरण स्पर्श करना, और फिर देखिए क्या पढ़ाई करता है, फिर दिन भर खुद पढ़ना, ट्यूशन पढ़ाना, इन्हीं में उसका जीवन जाता है। हमने तो नहीं देखा उसे कभी बाहर जाते हुए। तो ये दार्शनिक है, विचारक है, अपने में घुला मिला रहता है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं आर्थिक, जो हम में से सभी हैं, हर चीज को धन और लाभ के नजरिए से देखना। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दूं, अब क्या हुआ गुड्डा, हमने वो सीटेट का सम्मान समारोह कराया, अब कुछ बच्चे आ नहीं पाए। अब आप उन वीडियोस के नीचे कमेंट देखिए, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं क्या मिला, हम तो रह गए यार, हमें भी मिलेगा क्या, हमें भी दे दीजिएगा, हमारे घर पहुंचवा दीजिएगा प्लीज, हमारे है ना वो मतलब हमारा गिफ्ट हमें वहां तक पहुंचा दीजिएगा। तो और फिर बाकियों से पूछा, अच्छा इसमें क्या था, क्या सबको ये मिला है, अच्छा क्या मिला है, अच्छा हमें भी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति, मैं इसे गलत नहीं मानती, आर्थिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। किसके अकॉर्डिंग? स्प्रेंगर के अकॉर्डिंग ये आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इनको ये इंटरेस्ट नहीं है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि अरे हम तो पागल हो क्या, हम तो वहां दीदी और भैया से मिलने के लिए गए थे, कि हमारा है ना जॉब बच गई, हमारे को गाइडेंस मिला, हमें क्या करना है कैसे नहीं करना, तो हम तो इसलिए गए थे। और वो क्या कह रहे हैं, क्या मिला, अच्छा हमें नहीं मिला। 2025 वाले भी हैं उसके अंदर, कुछ हमारे समय पे कराया नहीं था, हमें तो कुछ दिया नहीं, हम तो रह गए, अब हमारा क्या होगा।
तो ये क्या हो गया, ये आर्थिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। ये लाभ हानि, मनी का नजरिया, ये इन पे ज्यादा क्या रहता है। हाँ, फोटो भी नहीं छपाई, है ना। ये क्या है कि ये आर्थिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। ये किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, आर्थिक दृष्टिकोण में। यानी ये देखते हैं बेनिफिट हमें कितना मिला, हमें क्यों नहीं मिला, हमारा फोटो क्यों नहीं छपा, अरे हमारा फोटो छपना चाहिए। भाई रह गया होगा जो उसमें छोटी छोटी फोटो करता है, वो भी इंसान है ना। तो ये सिचुएशन है। अब आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं उनको कि तुम कौन से गोले से आए हो भाई, दिक्कत क्या है, इसी गोले के हैं ये। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत एक ही है। स्प्रेंगर साहब ने बहुत पहले पकड़ ली कि हर तरीके का बंदा होता है, हर तरीके का 6 प्रकार के व्यक्ति बताए समाजशास्त्रीय आधार पर, जिनमें उन्होंने कहा कुछ होते हैं सैद्धांतिक, कुछ होते हैं आर्थिक, है ना। क्या होते हैं, कुछ आर्थिक होते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक। तीसरे होते हैं सामाजिक, सोशल। तीसरे कौन होते हैं, सामाजिक। सामाजिक क्या, जिनको ये लगता है समाज सेवा करनी है, हम तो शिक्षक हैं। अब सोचिए उसमें बहुत सारे टीचर्स भी थे, अपनी सैलरी लगा के आए, बेचारे कार से आए, है ना, लेकिन वो टॉपर्स में नहीं थे, तो हमने उन्हें सम्मान दिया। सामान देने से ज्यादा हमने उन्हें सम्मान दिया, अपना समय दिया, है ना, खाना खाया हम लोगों ने सभी ने, हमने उन्हें अपने बड़े बहन भाई की तरह सम्मान दिया, और उन्होंने हमें अपने छोटे बहन भाइयों की तरह सम्मान दिया और आशीर्वाद दिया। तो ये सामाजिक व्यक्ति थे। ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जिनको कुछ नहीं मिला, टॉपर्स को ही मिला था, टॉपर्स के लिए ही हमने मंगाया था। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जिनको कुछ नहीं मिला। वो भी मन में ये सोचेंगे साहब हमें कुछ क्यों नहीं दिया इन्होंने, अरे साहब वो किस लिए आए थे, वो सामाजिक व्यक्ति हैं, वो मिलने आए थे कि हम इनसे मिलेंगे, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हम भी इनके लिए कुछ करेंगे, हम इनके पास जाके बैठेंगे, बातें करेंगे, ढेरों आशीर्वाद देके गए। हमें यही तो चाहिए था, सामान देना न देना वो तो कुछ भी दे दो यार, है ना। हम फीस भी 479 रखते हैं, 479 से ऊपर पैसा कभी नहीं जाता। तो शिक्षक ये कैसे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, जो किस लिए होंगे, समाज सेवा के लिए होंगे। किस लिए होंगे, समाज का भला करने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, है ना, समाज के लिए भले के लिए सोच रहे होंगे। तो ये वाला मामला रहता है, ठीक है ना साहब। आ जाए आगे बढ़ते हैं। फिर होते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक, जो हर चीज में पॉलिटिक्स ढूंढ लेते हैं। क्या दिए थे, कितने नंबर वालों को टॉपर मान रही हो दीदी, 120 वालों, नहीं 130 से ऊपर वालों को। अच्छा, बहुत हाई मेरिट रख दी हो दीदी, ऐसा थोड़ी ना, 90 तो सीटेट रखता है, आपने 130 वालों को अपना टॉपर माना है। भाई टॉपर ही टॉपर है, 130 से ऊपर ही टॉपर थे, है ना। तो ये राजनीतिक है, राजनेता करने में, राजनेता होंगे, प्रशासनिक होंगे, हर चीज में पॉलिटिकल बैकग्राउंड ढूंढने वाले, है ना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढने वाले व्यक्ति होंगे। जैसे मेरे बच्चे घबराने की बात नहीं, मेरे बच्चे घबराने की बात नहीं, जब तक मामा शकुनी तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे तेरा भला करा दें, ये वाले लोग होंगे। फिर होते हैं धार्मिक व्यक्ति, ये संत योगी टाइप के व्यक्ति होते हैं, धर्म कर्म में, है ना, विश्व कल्याण की इनकी मन में योजना होगी। धार्मिक व्यक्ति होंगे, धर्म में आस्था, है ना, किसी दूसरे का भला बुरा ना हो जाए, किसी दूसरे का भला करने के लिए किसी दूसरे का बुरा ना हो जाए, इस तरीके के व्यक्ति होंगे। और फिर होते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक ब्यूटी, ये अंग्रेजी का एक शब्द है। एस्थेटिक ब्यूटी क्या कहेंगे, ये अंग्रेजी का एक शब्द है। सौंदर्यात्मक, ये वो लोग होते हैं जो चीजों में खूबसूरती ढूंढते हैं। ये मूर्तिकार होते हैं, मिट्टी के ढेर में मूर्ति बना लेंगे। कलाकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, लेखक होते हैं, ये सौंदर्यात्मक है। लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, है ना, गजलें लिख रहे हैं, शेरो शायरी लिख रहे हैं, ये क्या हो गए, ये सौंदर्यात्मक हो गए। तो बोले स्प्रेंगर ने टाइप्स ऑफ मैन किताब लिखी। स्प्रेंगर का जो व्यक्तित्व कितने तरीके का होता है उसका आधार है समाजशास्त्रीय। उन्होंने 6 प्रकार बताए। और क्या 6 प्रकार बताए, तो सबसे पहला प्रकार क्या रहेगा, तो सबसे पहला प्रकार आप कोई भी ले लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पीछे कर लेंगे तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहला क्या रहेगा, आप सबसे पहले आप किसी को भी ले लो, तो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा हो गया सैद्धांतिक, फिर हो गया हमारा राजनीतिक, धार्मिक, है ना, सैद्धांतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, फिर क्या हो गया आपका आर्थिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हो गया, एक सौंदर्यात्मक हो गया, और क्या रह गया, एक कोई रह गया, कौन सा रह गया, एक कोई रह गया भैया जी, कौन सा रह गया भैया जी, हाँ, सौंदर्यात्मक, आर्थिक हो गया, धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, है ना, उसके बाद क्या हो गया भैया जी,
सौंदर्यात्मक हो गया, कौन सा एक छूट जा रहा है? आर्थिक हो गया, पॉलिटिकल राजनीतिक तो हो ही गया, कौन सा सामाजिक रह जा रहा था? कौन सा? सामाजिक। तो याद रखना, एक कोड बना लेते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, फिर उसके बाद सौंदर्यात्मक और सैद्धांतिक। ठीक है ना? तो सा राधा, सा आ और राधा राजनीतिक, धार्मिक और सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, 100 से, है ना? 100 से। सा आ राधा 100 से, सा आ राधा अपनी राधा किससे? 100 से, 100 से बेहतर। तो सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, सा आ राधा 100 से, क्योंकि पता पड़े वहां पे एग्जाम टाइम पर तक तुम पहुंच जाओ कि हाँ यार हमने वो भी पढ़ा था, सही है, फिर वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक की जगह, है ना, क्या हो जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक के अलावा और भी वो निकल आए, जैसे निकल के आ सकता है आपका, क्या कहना चाहिए, कोई और प्रकार भी निकल के आ सकता है, आप किसी और प्रकार को भी निकाल सकते हो, पता पड़े वहां पे एक आध कोई और प्रकार तुम्हारा निकल जाए, तो ये एक गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए इसके कोड को याद कर लो, सा आ राधा 100 से। आइजेंक साहब, आइजेंक बहुत फेमस है इसमें, हाँ, साथ आ राधा, हाँ ये कह सकते हैं 100 से, सा आ राधा 100 से, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक। अब आइजेंक एक व्यक्ति है, उन्होंने भी वर्गीकरण किया। आइजेंक का वर्गीकरण जो है व्यक्तित्व का, वो बायपोलर है, द्विध्रुवीय। अच्छा, बायपोलर एक डिसऑर्डर होता है बेटा, बायपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, है ना, द्विध्रुवीय व्यक्तित्व जो होता है आपका, वो एक डिसऑर्डर होता है, बायपोलर डिसऑर्डर सिंड्रोम होता है ये। बायपोलर, द्विध्रुवीय, है ना, डिसऑर्डर, विकार क्या होता है, द्विध्रुवीय विकार क्या होता है, इसका मतलब कभी तो तुम बहुत शांत व्यक्ति हो और कभी चक्कू मार दूं तुझमें, चक्कू मार दूं तुझमें, मार दूं, ऐसे हो। कभी तुम कह रहे हो कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और कभी अब धड़म उसने तुझे देखा, तेरा चक्कर चल रहा है, ऐसे तुमने मूवीज में देखा होगा, और मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, और भैया सामने वाले को फिर कह रहे हैं तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो, देखो तुम्हारे चोट लग गई। ये लोग समझ नहीं पाते, ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, यानी कभी आप बहुत शांत और कभी आप एकदम दुम 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 दुम, ये है बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब तुम बीच के रास्ते में कहीं हो ही नहीं, या तो कभी तुम बहुत खतरनाक आदमी हो और कभी इतने सज्जन हो कि पूछो ही मत। तो ये पर्सनालिटी के अंदर एक डिसऑर्डर होता है, व्यक्तित्व के अंदर एक डिसऑर्डर होता है, उसको हम कहते हैं द्विध्रुवीय, है ना, व्यक्तित्व विकार। क्या कहेंगे? द्विध्रुवीय व्यक्तित्व के विकार। तो ड्यूअल पर्सनालिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। अपरिचित मूवी, बिल्कुल पूजा, अपरिचित मूवी में कतई क्या है, कतई तो वो बाल झटक के बन जाता था, हे माय नेम इज रोमियो, और फिर पता पड़े एक दिन कि तुमने, है ना, वो क्या बोलते, तुमने सरकारी पैसा रजिस्ट्री में से खाया है, आज तुम्हारा होगा क्या, कूप कंपम, उसको वहां आग में फेंकने जा रहा था, है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर है। द्विध्रुवीय, कभी पर्सनालिटी एकदम शांत और कभी पर्सनालिटी एकदम अलग। तो यहाँ पे आइजेंक साहब ने कहा कि 3 कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि या तो व्यक्ति इस तरफ होता है या इस तरफ होता है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हद तक नार्सिसिस्ट की तरह। साक्षी, वेरी नाइस मेरा बच्चा। नार्सिसिस्ट जो सिगमंड फ्राइड साहब का शब्द था, दूसरे की पीड़ा में मजा, लेकिन नार्सिसिस्ट क्या है, सोच समझ के ऐसा आदमी है। ये जो है इनको खुद की पर्सनालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है, बाइपोलर डिसऑर्डर है पर्सनालिटी, यानी कभी तो इनको अपने आप इनकी पर्सनालिटी के अंदर ही शामिल है। अपरिचित मूवी ज्यादा बेस्ट है, कभी बाल फैला के एकदम बन जाएंगे रोमियो, और कभी एकदम ऐसे आगे बाल फैला के तुझको मारेंगे अंधकूपम, आज तुझमें क्रीमी खामम, आज तुझमें कीड़े खबा दूंगा, ये वाला काम चल रहा है। तो आइजेंक ने कहा या तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा या फिर किसी दूसरे टाइम पे एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। अब सोचो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट तो दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? इंट्रोवर्ट व्यक्ति मतलब बिल्कुल अपने में, और एक्सट्रोवर्ट भैया एकदम चहक चहा के, घर वाले भी सोच रहे हैं ये क्या भाई साहब, ये तो बोलता ही नहीं था और देखो कैसे एकदम भगर भगर चल रही है आज इसकी। एक्सट्रोवर्ट, हाँ बताइए क्या लेंगे आप, हाँ 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 बताइए बताइए स्वाति जी बताइए क्या लेंगे आप, अच्छा 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 बिल्कुल बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक लीजिए लीजिए, नहीं 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 स्वाति जी अलाउ मी अलाउ मी। और कभी स्वाति आके खुद कह रही है हेलो माइंड योर ओन बिजनेस, है आई डोंट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, हैं
अबे 2 दिन पहले मेरे आगे पीछे घूम के मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रही थी तू, अब बोले नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भग गए, पहचानने से मना कर दिया। तो ये क्या है, कभी इंट्रोवर्ट, नितांत इंट्रोवर्ट और कभी नितांत एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। तो इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, स्नायु विकृति है स्थिरता, कभी न्यूरोटिसिज्म हो जाएगा, यानी दिमागी पागलपन है बेटा जी, कभी दिमागी पागलपन, हम मार डालूंगा, और कभी इतने स्थिर कि घर वाले कह रहे हैं बेशरम, बस खाते रहते हैं दिन भर, मम्मी चाय बना दो, बारिश होगी, मम्मी पकौड़े बना दो, बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। हाँ हाँ बिल्कुल सुनीता, बिना पैंदी का लोटा, है ना, बेपैंदी के लोटे होते हैं, पर एक तरफ लोटे में क्या है, खतरनाक मामला है बेटा, है ना, कतई इंट्रोवर्ट हो गए तो दिक्कत है। स्नायु विकृति, न्यूरोटिसिज्म हो गया, स्नायु विकृति, दिमागी पागलपन छा गया, तो बेटा फिर हम मर जाएंगे, साइको आदमी है ये पैंदी का लोटा है ना, एकदम हमारा पैंदा खराब कर देगा, ठीक है ना, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। और कभी इतने स्थिर के घर वाले कह रहे हैं, मम्मी कह रही है हाँ तू यहाँ पे, मैं गर्मी में मरूं, तुम वहां बाहर बैठ के पकौड़ी, कोई काम नहीं करवाना, कुछ नहीं कराना, मम्मी पकौड़े और वो कुछ नहीं, एकदम शांत। कभी मम्मी ने थोड़ा ही कह दिया कि बेटा ये आधी रोटी क्यों छोड़ दी, हाँ मेरी आधी रोटियों का हिसाब लिया जाएगा अब इस घर में, दे दो जहर मुझे, आधी रोटी क्यों खिला रहे हो। अरे भाई साहब ये क्या है, न्यूरोटिसिज्म, स्नायु विकृति। और कभी मेंटली एकदम स्थिरता, मनोविदलता और मनोरोगिता, कभी साइकोटिसिज्म यानी कि भैया पल पल पे दिमाग बदल रहा है, और कभी मनोरोगिता, सुपर ईगो इतना ज्यादा, कभी सुपर ईगो इतना ज्यादा कि हाँ हम, कि अरे बेटा नहीं तुम मर जाओगे, वहां बम फूटा हुआ है, नहीं हम मरना चाहते हैं, ठीक है ना, हम मरना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम देश के लिए जान दे देंगे। खतरनाक है बेटा जी। यूं कह रही है कि मैम हम में से बहुत लोग ऐसे हैं बेटा, मतलब देख यार मैं इसको जेन्युइन नहीं कहूंगी लाड़ो, यूं कह रही है लड़की की दीदी हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे, बेटा ये जेन्युइन नहीं है, ऐसी बातें न कर, डरा रही है मुझे। यूं कह रही है हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत बड़ी गड़बड़ी पे है गुड़िया, अगर इसको बहुत जेन्युइन मान ले रही है तो, अगर इसको जेन्युइन मान ले रही है तो बहुत गड़बड़ है बेटा जी, ठीक है ना, तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है ना, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, इसको अगर जेन्युइन बोल दे रही हूँ, कह रही है कि दीदी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ऐसे अगर हैं तो बेटा जी बहुत ज्यादा गड़बड़ मामला है। तो मनोविदलता या सुपर ईगो फंक्शनलिज्म, या जैसे आप ये बोलो क्या बोलते हैं, नियंत्रण, आवेग नियंत्रण बोलो ना इसको, आवेग नियंत्रण, आवेग नियंत्रण, अपने आवेग पर नियंत्रण यानी सुपर ईगो फंक्शन, ठीक है ना। तो अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, स्थिरता, मनोविदलता, और जिसे आप कहोगे आवेग नियंत्रण, ये प्रकार किसने बताया, आइजेंक ने बताया कि बोले भैया ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, मन ने तो डर लगे, तुम कह रहे हो कि भैया ये तो दीदी नॉर्मल है, ऐसा तो भैया मेरे घर के अड़ोस पड़ोस में भी मैं कोई ऐसा व्यक्ति देखूं मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊं, भैया ये आदमी ठीक नहीं है, ठीक है। और तुम ऐसे नॉर्मल कह रहे हो तो तुम भी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं हो, ठीक है ना, ऐसी मनोविदलता वाले लोगों के साथ रह रहे हो, किसी दिन इस पे चंडी चढ़ी तुम्हारी तो बैंड बज जाएगी ना, किसी दिन इसके अंदर स्नायु विकृति आई, है ना, मनोविदलता आई, चक्कू घोंप के फिर कहेगा मार दिया गर्लफ्रेंड को, हाँ मार दिया, क्यों, बस ऐसे ही मार दिया, ठीक है, दोबारा जिंदा हो जाएगी कहीं, उसके जीवन से मुक्ति दे दी, तुमने ये गलत नहीं किया, अरे अब जो हो गया सो हो गया। ये जो सुनते हो ना, ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है इनमें, ये पहली बार नहीं दिखता। और लड़कियों तुम दीदी जेन्युइन लग रहा है, ये हम में से बहुत होंगे, ये जेन्युइन नहीं है, ये बिग रेड फ्लैग्स होते हैं, देखो ढंग से समझो। यूं कह रही है कि ये जेन्युइन है दीदी, बहुत सारे लोग हम ऐसे होंगे, क्या हमारे अंदर ऐसे भोपे चढ़ते हैं क्या, हमें गुस्सा आना इज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग, पर ऐसे गुस्सा आना कि पर्सनालिटी ही अलग हो जाए, आंख निकल आए, मारने को तैयार हो जाओ, मरने मारने को, और सामने वाले को समझ ही नहीं रहे हो, और दूसरे दिन, है ना, दूसरे दिन एकदम नॉर्मल से, एकदम थोड़ी देर बाद एकदम नॉर्मल, क्या हुआ बाबू, ओह माय गॉड दिस इज नॉट अ जेन्युइन सिचुएशन, नो 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 नो, लीव इट। आ जाओ, फिर आते हैं फ्राइडमैन और रोजनमैन, टाइप ए टाइप बी, टाइप ए टाइप बी, फ्राइडमैन और रोजनमैन, फ्राइडमैन रोजनमैन, क्या कहेंगे, फ्राइडमैन, है ना, रोजनमैन, टाइप ए टाइप बी। देखो इन्होंने टाइप बी बताया, टाइप ए इसका अपोजिट अपने आप ले लेना, टाइप बी बताया था इन्होंने, टाइप ए अपने अकॉर्डिंग ले लेना, फ्राइडमैन रोजनमैन,
फ्राइड 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 चावल खाओगे, टाइप ए टाइप बी। फ्राइड मैन रोजन मैन, टाइप ए टाइप बी, जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद हो जाएंगे। टाइप बी वाला एकदम बी पॉजिटिव होगा, हम बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, तो टाइप बी वाला फ्राइडमैन रोजनमैन का एकदम तनाव मुक्त शांत स्वभाव का धैर्यवान होगा। टाइप ए वाला जो होगा जस्ट अपोजिट, हमेशा गुस्से में उतावला, समय की कमी महसूस करने वाला, बिल्कुल धीरज नहीं होगा उसके अंदर, बिल्कुल धीरज नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल धीरज नहीं होगा, बिल्कुल ड्रम में मिलोगे अगर, इतना ही इसको जेन्युइन मान रहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर को, ठीक सा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस पे आने से पहले एक बार फिर रिवीजन करा देती हूँ ताकि हम आगे बढ़ पाए। जितनी बार रिवीजन होगा उतनी बार चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी, है ना। हाँ ठीक, क्लियर। अच्छा अब वो जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, अब मैं उसको बता दूंगी। मेरे रिलेटिव में एक है अपने सास ससुर हस्बैंड को मारने को कहती है, नीले ड्रम में पैक करने की बात कहती है। मानसिक रूप से अगर आप मारने के ख्याल आ रहे हैं आपके मन में, है ना, जैसे हमारे पास थोड़े दिनों पहले एक बुढ़े अम्मा बाबा थे, हमने उनसे पूछा, ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हम ऐसे पार्क में गए, हमने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, हमने कहा कि मतलब इतने साल हो गए आप शादी के साथ में रहते हो, दो पार्क में एकदम हाथों में हाथ डाल के बैठे हुए थे, तो कितनी बार, मेरे हस्बैंड ने कहा कितनी बार आप लोगों के मन में आया अलग हो जाते हैं, तो वो कहती हैं अलग होने का कभी मन में नहीं आया। तो मैंने कहा क्या बात है, तो बोलते हैं मारने के विचार मन में आते हैं। मैंने कहा ये नीले ड्रम का ना पैटर्न जो है बहुत पुराना है, वो अप्लाई अब चाहे हो रहा हूँ। बोले मारने के विचार बहुत बार मेरे मन में आते थे। ये जब इंसान को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के विचार मन में आने लगे तो वो जेन्युइन सिचुएशन नहीं होती है, इस बात को आप याद रखें, ठीक है ना। हाँ इस बात को आपको याद रखें। तो अब मेरे साथ एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज, तो अभी तक जितना हमने किया वो हमारा रिवाइज हो जाएगा। वो जो बाबू था जो बीटीसी कुछ पूछ रहा था वो पूछ ले, मैं उसको जवाब दे दूं। तो क्रैशमर के 4 स्थूलकाय जिसको आप पाइटनिक साइक्लॉइड भी कहते हैं, वही हम शेल्डन के अकॉर्डिंग गोलाकार सब बिसरा के बैठा है एंडोमॉर्फिक। क्षीणकाय क्रशकाय जिसको हम सिजॉइड या जिसको हम क्या कहते हैं सिजॉइड या एस्थेनिक कहते हैं, वही शेल्डन के अकॉर्डिंग लंबाकार एक्टिंग करने वाला एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटोनिया है। सुडोलकाय एथलेटिक होता है, ये इसके अकॉर्डिंग आयताकार मौसाजी में मार लगा दे ऐसा मोसोमॉर्फिक और सोमेटोटोनिया कहलाता है। और क्रैशमर का मिश्रित काय जिसमें इन तीनों ही विशेषताओं को देखने को मिले। आ जाओ फिर रोस्टन की बात करें तो रोस्टन के अकॉर्डिंग जो लोग दिमाग से सोचते हैं, जो लोग मस्कुलर होते हैं, हर चीज पे हाथापाई करते हैं, डाइजेस्टिव हर बात को पचा लेते हैं, हर चीज पे एकदम जनरल रहते हैं। हाँ भर सकते हैं, आपको बताया तो है, बीएड वाले भी लेवल 1 भर सकते हैं। इस पे खुद आयोग की तरफ से पूरा नोटिस आया है जिसको मैंने पढ़ के बताया है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, इसको कितनी बार बताया जाएगा, बताया तो है गुड्डा इसको, ठीक है ना। फिर और लास्ट क्या होता है जैसे आप कहोगे श्वसन प्रकार। वायोला ने स्प्लेनिक दिए हैं, माइक्रो स्प्लेनिक पतला दुबला, मैक्रो स्प्लेनिक मोटा, और फिर है नॉर्मो स्प्लेनिक जो एथलेटिक टाइप का व्यक्ति होगा। फिर थॉर्नडाइक ने विचार और कल्पना के आधार पर माइक्रो जो हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देगा, मैक्रो जो क्या बोलते हैं थोड़ा सा बड़ी चीजों पर ध्यान देगा, विस्तारित चीजों पर ध्यान देगा, और फिर प्रत्यक्ष डायरेक्ट विचारक जो कि क्या करता है, जो चीजें सामने होती है उन पे ध्यान देता है। कार्ल युंग ने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और बाद में एम्बीवर्ट दिया, ठीक है ना साहब, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर। स्प्रेंगर ने टाइप्स ऑफ मैन किताब लिखी, समाजशास्त्रीय आधार पर क्या आपका सैद्धांतिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक सामाजिक और क्या कहना चाहिए हमें सौंदर्यात्मक, ये प्रकार दिए 6, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं आइजेंक का वर्गीकरण, आइजेंक ने द्विध्रुवीय सिद्धांत दिया कि या तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर्मुखता होगी, इंट्रोवर्जन होगा या एक्सट्रोवर्जन होगा, या उसके अंदर आप देखेंगे मनोविदलता होगी या आवेग नियंत्रण होगा, या न्यूरोटिसिज्म होगा जिसको हम कहते हैं स्नायु विकृति या स्थिरता होगी। फ्राइडमैन रोजरमैन ने टाइप ए टाइप बी दिए, जिसमें टाइप बी का मतलब है सारी पॉजिटिव चीजें, यानी कि शांत स्वभाव, धैर्यवान व्यक्ति, है ना, तनाव मुक्त और बढ़िया सोच का व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति। टाइप ए उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक साहब, हो गया रिवीजन। और कितनी बार हमने इसको क्लास में रिवीजन कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा, मैं भेजूंगी चारू, मैं भेजूंगी,
टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेजूंगी। हाँ बेटा, ये तो नोटिफिकेशन तो देखते हैं ना रजिया, दोनों की फीस अलग अलग जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? आयोग ने तो दोनों की फीस अलग अलग लेने की बात कही है, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने भी और अंकित भैया ने भी छोटी छोटी आपके जो भी डाउट होते हैं उन पे शॉर्ट वीडियोस बनाई है, उन्हें जरूर देखो फॉर्म भरने से पहले, क्या है क्या नहीं है ना, उसको देखो। अब आ जाओ, ये तो हमने समाज शास्त्रीय आधार पर, है ना, ये हमने मनोवैज्ञानिक आधार पर, कल्पना विचार के आधार पर, है ना, टाइप ए टाइप बी इस तरीके से वर्गीकरण किए। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व, और भी तरीके से पता लगाया जाता है कि हमारे गुण क्या हैं। ट्रेट का मतलब होता है गुण। अब आपसे कहा जाए व्यक्तित्व की शील गुण सिद्धांत या विशेषक उपागम क्या है। विशेषक का मतलब आपके व्यक्तित्व में कौन से, आपके व्यवहार में क्या विशेष है, आपके व्यवहार में क्या विशेष है, तो उसे बोलते हैं विशेषक उपागम। कि आपके व्यवहार में कुछ स्पेशलिटीज होंगी, कुछ ऐसे गुण होंगे जिनको देखकर हम आपका व्यक्तित्व चेक करेंगे या आपका व्यक्तित्व डिसाइड करेंगे, तो उसको शील गुण, व्यक्तित्व की शील गुण सिद्धांत या व्यक्तित्व की ट्रेट थ्योरी या व्यक्तित्व की विशेषक उपागम कहते हैं। समझे, विशेषक शील गुण का मतलब होता है आपकी पर्सनालिटी के कुछ गुण। हर इंसान की पर्सनालिटी में कुछ गुण होते हैं, हर इंसान की पर्सनालिटी में कुछ गुण होते हैं, जिन गुणों के आधार पर बच्चा क्या करता है, जिन गुणों के आधार पर बच्चा क्या करता है, अपना ये बताता है कि हमें क्या कहना चाहिए कि भैया ये इसकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है ना, ये उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसके ऊपर बात होती है। तो विशेषक उपागम शील गुण ट्रेट थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं राजकुमार जी, आपको जहां से ज्यादा समझ में आ जाए आप वहां से पढ़ लीजिए, अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। अब बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सबको समझ में आए, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है। 600 को समझ में आ रहा है, एक को नहीं समझ में आ रहा, तो अब इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ बेटा जी, है ना। तो आपको जहां ठीक लगे आप उसको देख लीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा इस बात को लेकर। तो ये सिंपल सी बात है ना, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है, एक को नहीं समझ में आ रहा। कराने का, रिवीजन कराने का भी मेरा तरीका है, चीजें पढ़ाने का भी मेरा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हैं, स्वतंत्र है, आपको जहां समझ में आता है आप उधर देख लो, उनसे वो ले लो। पर पास होने के लिए जरूरी है कि आप जिधर भी पढ़ो उधर अपना एफर्ट लगा लो। तो समय बर्बाद मत करो, अगर अभी पता लग गया है ना, 2 महीने पहले भी कि समझ में नहीं आ रहा, तो सही ऑप्शन चुन लो अभी भी, ये मेरा कहना है। क्योंकि क्या है, 1000 रुपए की फीस भरी है और एग्जाम के लिए नुकसान हो जाएगा, तो सही समय पे सही डिसीजन ले लेना, है ना। और मेरी तरफ से कोई ग्रजेस नहीं है, आराम से मस्त रहो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को हमेशा तालियां मिले ये जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, हर व्यक्ति का तरीका अलग अलग है। अब ध्यान से समझें, तो शील गुण विशेषक, ठीक है ना, शील गुण विशेषक ट्रेट थ्योरी क्या होती है, तो ट्रेट थ्योरी विशेषक उपागम कह ले, ट्रेट थ्योरी कह दे, ये शील गुण सिद्धांत कह ले। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक ही है, क्रैशमैन की किताब का नाम था फिजिक एंड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम सब की पर्सनालिटी में एक गुण होता है, वो गुण हमें क्या कराता है, हमारी पर्सनालिटी को आकार देता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसे है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक। अच्छा, तो इसमें ना 2 लोगों के नाम याद रखने हैं शील गुणों के आधार पर, एक आरबी कैटल, रेमंड कैटल, एक आलपोर्ट, एक आरबी कैटल, रेमंड कैटल, एक ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट और कैटल, इन 2 के नाम बहुत याद रखना। तो GW गॉर्डन आलपोर्ट, इन्होंने कहा शील गुण यानी कोई भी गुण, शील गुण यानी गुण, आपकी पर्सनालिटी में भी कोई गुण होता है, क्योंकि पर्सनालिटी में भी कोई गुण होता है। तो गुण जो होता है, हमारा जो गुण है, हमारे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो गुण होता है, वो हमारी पर्सनालिटी की बेसिक संरचना बनाता है। यानी आपके अंदर, इसको ऐसे समझो, आपके अंदर कोई गुण होगा, जैसे किसी के अंदर ईमानदारी का गुण होगा, है ना, किसी के अंदर क्या बोलते हैं, किसी के अंदर गुण होगा क्या बोलते हैं, नौटंकी का, है ना, हर तरीके के गुण वाले लोग होते हैं, एस्थेनिक गुण वाला भी कोई होगा, है ना, हर बात पे सिजोइड मुंह फुला के डोलने वाला भी होगा। तो हर व्यक्ति के अंदर गुण होता है। तो गॉर्डन आलपोर्ट, GW ऑलपोर्ट कहते हैं कि हमारे जो गुण होते हैं, जिनको वो नाम देते हैं शील गुण यानी ट्रेट, हमारे शील गुण ही हमारे व्यक्तित्व की रचना करते हैं। ठीक साहब, इतना क्लियर हुआ। तो इनसे पूछा गया शील गुण कितने तरीके के होते हैं, तो इन्होंने कहा 2 होते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं सामान्य शील गुण, कॉमन ट्रेट, जो समाज के अधिकतर लोगों में होगी। जैसे समाज के अधिकतर लोगों में समानुभूति आपको देखने को मिलेगी कि वो दूसरे के दर्द को समझते होंगे, सहानुभूति देखने को मिलेगी।
आपको समाज के अधिकतर लोगों में दया देखने को मिलेगी, दया, अधिकतर लोगों में दया भावना आपको देखने को मिलेगी। क्या है, अधिकतर लोगों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी कि दया देखने को मिलेगी। तो ये सामान्य शील गुण है, स्पेशली आपके अंदर नहीं है, सबके अंदर है। तो इसको बोलते हैं जो समाज के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं। ये हो गए सामान्य शील गुण। दूसरे होते हैं इंडिविजुअल शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण यानी पर्सनल ट्रेट, जो केवल आपके अंदर मिलेंगे, जो केवल आपके अकॉर्डिंग मिलेंगे, आपके अंदर मिलेंगे। जो कैसे होंगे, जो केवल आपके अकॉर्डिंग मिलेंगे, आपके अंदर मिलेंगे, आपको लगेगा ये गुण तो केवल मेरे अंदर है। क्या कहेंगे, ये गुण तो केवल मेरे अंदर है। तो क्या कहा, गॉर्डन ऑलपोर्ट ने कहा हम सबके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, शील गुण होते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो हमारा पूरी पर्सनालिटी को बनाते हैं। दो तरीके के होते हैं, सामान्य शील गुण जो सब में मिलते हैं, समाज के अधिकतर लोगों में, दया भावना हो गई, है ना, सहानुभूति की भावना हो गई, प्रेम की भावना, अकेले आप में थोड़ी ना, सब में है। दूसरा हम कहेंगे कि व्यक्तिगत शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण जो हमारे अंदर मिलते हैं। इस व्यक्तिगत शील गुण को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा। व्यक्तिगत शील गुण को भी इन्होंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। तो पहला प्रधानशील गुण जिसको बोलते हैं कार्डिनल, दूसरा केंद्रीय शील गुण जिसको बोलते हैं सेंट्रल, और तीसरा गौणशील गुण जिसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक, तो प्रधानशील गुण कार्डिनल जिसे छुपाया नहीं जा सकता, जैसे गांधी जी के अंदर अहिंसा, अहिंसा कूट कूट के भरी हुई थी, उन्हें किसी ने लात मारी चलती ट्रेन से और फेंक दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं। तो कार्डिनल शील गुण, कार्डिनल शील गुण, प्रधान शील गुण, जो गुण आपके अंदर सबसे ज्यादा है, आप छुपाने की कोशिश करो तब भी नहीं छुपा पाओगे। जैसे हिटलर के अंदर तानाशाही थी, छुपाने की कोशिश करे फिर भी नहीं छुपा सकता। केंद्रीय शील गुण, सेंट्रल शील गुण, जैसे जो आपके व्यक्तित्व की नींव रखता है, जैसे ईमानदार, अगर आप ईमानदार हो तो इसी ईमानदारी से आपकी पूरी पर्सनालिटी है। अगर आप ईमानदार हो तो आप अपने काम में भी ईमानदार हो, तो आप कर्तव्यनिष्ठ हो, तो आप पंक्चुअल भी तो होगे, समय के पाबंद भी तो होगे क्योंकि आप ईमानदार हो, तो आप मेहनती भी तो होगे क्योंकि आप ईमानदार हो। तो ये केंद्रीय शील गुण है जो आपके पूरी व्यक्तित्व की नींव रखते हैं, इससे ही आपका पूरा व्यक्तित्व बनता है। और एक होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी शील गुण, गौण शील गुण, जिनका व्यक्तित्व पर कोई खास असर नहीं पड़ता। जैसे आप कैसे खाना खाते हो, चम्मच ऐसे खाते हो या यूं करके यूं खाते हो, है ना, आप सांभर या डोसा हाथ से खाते हो, चम्मच से खाते हो, आप चाहे क्या कहना चाहिए मुझे, सेकेंडरी शील गुण, आप चाहे बीच की मांग निकालते हो, चाहे ऐसे ही निकालते हो, चाहे यूं वाली निकालते हो, आप चाहे कॉर्डलेस माइक ऐसे लगाते हो या हाथ में लेते हो, तो ये सेकेंडरी शील गुण है, इनका आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक साहब, तो इतना याद रहा। अब देखो भैया, याद रखना, ऑलपोर्ट ने जितना बताया उसे याद रखने के हिसाब से दिमाग में बैठा लेना। ऑलपोर्ट ने शील गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया, कहा व्यक्ति के व्यक्तित्व में 2 शील गुण होते हैं, एक सामान्य शील गुण यानी कॉमन, क्या कहा इन्होंने, कॉमन, कॉमन ट्रेट्स, सामान्य शील गुण जो हर व्यक्ति में मिलेंगे, समाज में अधिकतर लोगों में मिलेंगे। दूसरे व्यक्तिगत शील गुण जो कि पर्सनल ट्रेट हैं, जो आपके व्यक्तित्व में है, व्यक्तिगत शील गुण यानी पर्सनल ट्रेट। व्यक्तिगत शील गुण क्या हो गई बेटा जी, व्यक्तिगत शील गुण हो गई पर्सनल ट्रेट। व्यक्तिगत शील गुण क्या हो गई बेटा जी, पर्सनल ट्रेट। अब व्यक्तिगत शील गुण 3 तरीके की बताई, पर्सनल ट्रेट 3 तरीके की बताई। एक बताई प्रधान, कार्डिनल, प्रधान या कार्डिनल, याद रखना, इसे अंग्रेजी मत समझ के छोड़ देना, इसको ऐसे करके पूछ लेता है, कार्डिनल शील गुण की बात किसने की है, किसने कही है। कार्डिनल या प्रधान शील गुण जो आप छुपाने की कोशिश करो लेकिन छुपा नहीं सकते, जो आप छुपाने की कोशिश करो लेकिन छुपा नहीं सकते। फिर केंद्रीय शील गुण जो कि आपके व्यक्तित्व की नींव रखता है, केंद्रीय, सेंट्रल शील गुण, सेंट्रल ट्रेट जो कि आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, व्यक्तित्व की नींव रखता है। और तीसरा है गौण शील गुण, सेकेंडरी शील गुण, जिनका कोई आपका ऊपर खास प्रभाव नहीं पड़ता। शील गुण, ट्रेट का मतलब क्या, गुण, आपकी एबिलिटीज, आपकी विशेषताएं, आपकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो किसी और में ना हो, तो गुण, विशेषक यानी विशेषताओं की बात हो रही है। तो क्या कहा ऑलपोर्ट साहब ने, कहा 2 तरीके के शील गुण होते हैं, सामान्य शील गुण जो समाज के अधिकतर लोगों में मिलते हैं, दूसरा बताया पर्सनल ट्रेट जो व्यक्ति के व्यक्तिगत शील गुण जो किसी व्यक्ति के अंदर अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत शील गुण भी 3 तरीके के बताए, प्रधान, सेंट्रल यानी केंद्रीय, प्रधान, सेंट्रल और सेकेंडरी, कार्डिनल, सेंट्रल और क्या कहा, सेकेंडरी। तो कार्डिनल या प्रधान शील गुण छुपाने की कोशिश करोगे, छुपा नहीं सकोगे। जैसे आपके अंदर अगर आपके
स्वभाव में ही आपका गुण है कि आपके अंदर ममतामयी वातावरण, मतलब ममतामयी बिहेवियर है। तो आपके अंदर अगर ये है ममतामयी, तो आप छुपा ना सकोगे, है ना, छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूं, वो दिख जाएगा तुम्हारे चेहरे पर। कोई कितना भी लुच्चा, लफंगा, टुच्चा क्यों न आ जाए, लेकिन क्योंकि आपका प्रधानशील गुण है कि आपका बिहेवियर ही ममतामयी है, आपका बिहेवियर ही बाप्तामयी है, तो आप उसको एकदम प्रेम पूर्वक, एकदम प्यार की तरह, अरे कोई नहीं, छोटा बच्चा, वो हो जाएगा। छुपाने की कोशिश करो, नहीं छुपा पाओगे। केंद्रीयशील गुण जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, नींव रखते हैं। जैसे आपके अगर केंद्रीयशील गुण है कि आप मेहनती हैं, तो मेहनती हैं तो इस क्लास में आप मेहनत करेंगे, मेहनती हैं तो आप मैथ्स की क्लास में भी मेहनत करेंगे, मेहनती हैं तो इस टॉपिक पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे फोड़ के डाल देंगे। तो आप मेहनती हैं, ये आपका एक शील गुण था, ये केंद्रीय शील गुण है। तो इस मेहनती शील गुण ने आपको समय का पाबंद बनाया कि हमको क्लास लेनी है। फिर इस मेहनती शील गुण ने ही आपको फोकस्ड बनाया कि हमें ध्यान देना है, हमें ज्यादा रिवीजन करना है, हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना है कि हमें हर हालत में इस काम को कंप्लीट करना है जो काम हमें मिला। तो ये सब क्यों है? ये सब मेहनती होने के पीछे जुड़े हुए हैं। फिर होता है सेकेंडरी, कैसे खाते हो, क्या लेना देना, कैसे पीते हो। हर व्यक्ति के अपने खाने पीने का एक अलग स्टाइल होता है ना। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कैसे पीते हैं, हमारे यहाँ पे एक अंकल जी थे, वो ऐसे चाय पीते थे, गिलास में लेते थे यूं, ठीक है ना, यूं यूं पकड़ते थे अंकल जी चाय। हम मतलब मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करती थी, मैंने ये क्यों करते हैं अंकल जी। कुछ लोग ऐसे चाय पीते हैं, और पड़ोस में कोई सुड़क रहा हो तो फिर बेचारे उठ के भी चले जाते हैं। हाँ, चाह पी के मजा आ गया। तो ये सेकेंडरी शील गुण है, ये आपका व्यक्तित्व थोड़ी ना बना दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हें किसी के खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, इसमें कोई दिक्कत महसूस हो, या उसको देख के तुम ज्यादा मरे जा रहे हो, तो याद रखना कि खुद ऑलपोर्ट व्यक्तिगत शील गुण में तुम्हारे रहन सहन, खान पान, है ना, पहनावा, इन सबको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्या कहते हैं, इन सबको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रधान शील गुण जो छुपाना चाहो तो ना छुपा पाओ, और केंद्रीय शील गुण जो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करें। कोई दिक्कत, हो गया पूरा ऑलपोर्ट, पूरा हो गया, ठीक है ना, हो गया पूरा ऑलपोर्ट। अब आ जाओ किसका, आरबी कैटल, रेमंड कैटल साहब पे आ जाओ। आरबी कैटल ने भी किसकी बात की, ट्रेट की बात की, कारक विशेषक, कारक विश्लेषण यानी फैक्टर्स को एनालाइज करने की बात की। यानी उन्होंने भी कहा कि शील गुण होते हैं, क्या कहेंगे, शील गुण होते हैं। तो भैया आरबी कैटल साहब ने तो 200 शील गुण बताए, जिन्हें बाद में कम करके इन्होंने क्या करा, 16 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फैक्टर निकाले। तो याद रखना, आरबी कैटल से पहले जितने वाले थे उन्होंने बहुत सारे शील गुण बताए थे, लेकिन याद रखना आरबी कैटल साहब ने 16 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फैक्टर बताए हैं कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर, ठीक है ना, आपके व्यक्तित्व के अंदर 16 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। क्या होते हैं, 16 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो लोगों ने पूछा कौन से, तो बोले एक होते हैं सरफेस और एक होते हैं सोर्स ट्रेट। सरफेस यानी सतही शील गुण, सरफेस यानी सतही शील गुण। सतही शील गुण सतह पे होती है कोई चीज, जो जैसे कूड़ा है, मम्मी ने पानी डाला, कूड़ा ऊपर आ गया, मम्मी ने ऐसे करके निथार दिया छलनी से। तो सतही शील गुण जो आसानी से ऊपर दिखाई देते हैं, सरफेस पे दिखाई देते हैं। जैसे अगर कोई इंसान खुश मिजाज वाला व्यक्ति है तो सतही शील गुण है उसका, दिखाई देगा सबको कि हंसी मजाक वाला आदमी है ना, मुस्कुराता है, प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, सतही शील गुण। दूसरा होता है सोर्स यानी स्रोतशील गुण, यह आपके व्यक्तित्व की आंतरिक संरचना है, ठीक है ना, क्या है, यह आपके व्यक्तित्व की आंतरिक संरचना है। तो सोर्स और सरफेस ट्रेट किसने बताया, आरबी कैटल ने बताया। सतही और स्रोत, है ना, सतही और स्रोतशील गुण किसने बताया, तो कहना आरबी कैटल ने बताया। सतही सरफेस ट्रेट जो ऊपर ही दिखाई दे आसानी से, और स्रोत जो आपके व्यक्तित्व के निर्माण का सोर्स है, ठीक है साहब, क्लियर क्लियर क्लियर। कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो बता दीजिए मुझे, एक बार मुझे बता दीजिए, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए भैया जी, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई परेशानी हो। तो आरबी कैटल ने कहा कि हमारा जो सरफेस ट्रेट होते हैं वो सबको दिखाई देते हैं, और सोर्स ट्रेट जो हमारे व्यक्तित्व की रचना करते हैं। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली व्यवहार के आधार पर
हमारा जो गुण होते हैं, गुण यानी ट्रेट, वो गत्यात्मक होते हैं, हमें लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो ये गुण होते हैं ये हमें किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाते हैं। क्षमता, एबिलिटी, लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी क्षमता कितनी है, बुद्धि, वो हमें पता लगती है। और चित्त प्रकृति, हमारा टेम्परामेंट कैसा है, हमारी इमोशनल स्थिति क्या है। इसको आप ऐसे समझ लो इन तीनों बातों को कि आरबी गेटल ये कहते हैं कि आप लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए क्या आपके अंदर वो गुण है या नहीं है। आप में से सभी बच्चे लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी वो पढ़ना चाहते हैं। अब वो पढ़ना चाहते हैं, यूपी टेट पास करना चाहते हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता, यूपी टेट पास करना चाहते हैं, तो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए क्लास लेनी होगी। लेकिन एग्जैक्ट 1 घंटे की क्लास के बाद दुनिया गायब हो जाती है। इस समय क्लास में, जो कि क्लास में 700 बच्चा लाइव पढ़ रहा था, अब इस समय 527 है। बोलते बोलते एक बच्चा 528 में से चला गया। क्षमता, एबिलिटी, लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने वाली चीज बुद्धि होती है। हर बच्चा उतनी ही तल्लीनता से फोकस होकर समझ पाया नहीं। मैंने बल्कि एक चीज को एक एक नहीं 4-4 बार रिवाइज किया और फिर पढ़ाने के बाद एट लास्ट में फिर से रिवाइज कराऊंगी। लेकिन फोकस कि क्या कहा जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, दीदी ने किसी चीज को कैसे बताया है, तो लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने वाली बुद्धि, तो वो क्षमता भी सबकी अलग अलग होती है। तो सबके शील गुण अलग अलग हैं या नहीं है, बताओ भाई, सबके शील गुण अलग अलग हैं या नहीं है। तुम इसी क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं उनके शील गुण अलग अलग हैं या नहीं है ना। आपके अंदर शील गुण यानी गुण, क्षमता अलग अलग हो गई, गत्यात्मकता, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की जो बिहेवियर है वो अलग अलग है ना। और चित्त प्रकृति, टेम्परामेंट, इमोशनल स्थिति, कुछ बच्चे अभी भी मजे में होंगे और कुछ बच्चे एकदम डिप्रेस हो चुके होंगे। कुछ बच्चे दीदी बाउंस हो जा रहा है, इतना प्यार से समझाने के बाद भी, कोई 3-3 4-4 बार एक ही बात को याद कराने के बाद भी क्लास में ही याद कर लो। क्यों, फोकस कहाँ गया आज के बच्चों का। चित्त प्रकृति, कुछ का एकदम क्रोधित, अब नहीं, अब तो जा रहे हैं, अब तो हम नहीं, हम तो पीडीएफ में से पढ़ लेंगे। जो छूटेंगे वो नहीं पढ़ेंगे दोबारा, इस बात को याद रख लेना। जो छोड़ देगा क्लास को वो दोबारा कभी क्लास पूरी नहीं होती, मिड में छोड़ी हुई वो क्लास तो कभी पूरी नहीं होती है। तो चित्त प्रकृति का मामला है। ठीक, इन्हीं ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर यानी व्यक्तित्व को मापने के 16 कारक विश्लेषण दिया था। एक व्यक्तित्व को मापने की प्रश्नावली दी थी। तो याद रखना ऑलपोर्ट ने और कैटल दोनों किसके आधार पर, शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। ऑलपोर्ट कहते हैं सामान्य शील गुण होते हैं, यानी जो समाज के अधिकतर लोगों में मिलते हैं। व्यक्तिगत शील गुण जो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होंगे। व्यक्तिगत शील गुण भी 3 बताए, यानी प्रधान कार्डिनल शील गुण जो आपके व्यक्तित्व के अंदर छुपाने की कोशिश करो तो भी न छुपे। केंद्रीय शील गुण यानी सेंट्रल ट्रेट जो आपके व्यक्तित्व की नींव रखेंगे। और तीसरा शील गुण गौण, सेकेंडरी शील गुण, जिसका कोई आप पे असर नहीं पड़ेगा, यानी खाना पीना, आपका हंसना मुस्कुराने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका। कैटल ने भी 2 बताए, बोले 2 होते हैं। एक होते हैं सतही शील गुण यानी सरफेस ट्रेट जो सबको दिखाई देते हैं आसानी से। दूसरे होते हैं स्रोत शील गुण जो कि हमारे व्यक्तित्व का क्या बनते हैं, सोर्स बनते हैं, जो कि हमारे व्यक्तित्व का क्या बनते हैं, सोर्स बनते हैं। बस इतना ही तो बताया मैंने। क्या बताया मैंने, कुछ अलग बताया? इसी को तो सिर्फ लिखा दिया, बाकी तो यही बताया। और आरबी गेटल ने ही कहा कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर एक प्रश्नावली का निर्माण किया। उन्होंने किसका निर्माण किया? एक प्रश्नावली जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी पर्सनालिटी के 16 फैक्टर्स, कारकों का पता लगाया जाता है, जिससे पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अब व्यक्तित्व का एक और मॉडल जिसको हम बोलते हैं बिग 5 मॉडल, पंचकारक मॉडल, जिसी को ओशियन मॉडल भी बोलते हैं। ओशियन मॉडल, पंचकारक मॉडल, बिग 5 मॉडल, जिसको हम ओशियन मॉडल भी बोलते हैं। देखिए, हमारी मम्मी एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, पता है क्या कहती हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और उसमें उनका एक सिंपल सा मतलब होता है कि जो अपने मुंह से नेगेटिव बोल दे खुद के बारे में, है ना, कि मुझे याद नहीं होगा, अब उसको हो ही नहीं सकता। और अगर तुम्हारे मन में ये वाली बात आ जाए कि अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं ये चाहूंगी तुम्हें उसी समय उस क्लास को छोड़ देना चाहिए। ये साइकोलॉजिकली हमेशा खुद के लिए याद रखने वाली चीज है, ठीक है ना। ये खुद के लिए याद रखने वाली चीज है कि जिस क्लास में हर बच्चे की कैपेसिटी होती है, आपको लगे मेरी कैपेसिटी यहाँ ब्रेक हो रही है, आप चले जाइए।
आप उसी समय क्लास को उसको छोड़ दीजिए, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद वहीं से उस क्लास को वापस देखिएगा, लेकिन पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको नहीं है। तो आप चले जा सकते हैं, जिस जिसको ये लग रहा है वो ब्रेक कर सकते हैं अभी, ठीक है ना, ये वो ब्रेक कर सकते हैं। और जो बाद में वहीं से देखना, ठीक है ना, बाद में वहीं से देखना। बेटा नोट्स बनाने ही नहीं है, ये क्यों देते हैं, ये किस लिए देते हैं, ई बुक क्यों देते हैं, इसीलिए तो देते हैं। और तुम अगर जो चीज तुमने बीएड में भी पढ़ी है, बीटीसी में भी पढ़ी है, हैंड टू हैंड क्लास में ही याद हो रही है, ये क्लास में ही याद हो रही है, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो ब्रेक करो उसको, आराम से बाद में देखना उस क्लास को, उसको बाद में देखना, ठीक है ना, उसको आप बाद में देखना आराम से, और तभी नोट्स बनाना, ठीक है ना, तभी नोट्स बनाना, वरना नहीं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, आ जाइए। तो व्यक्तित्व क्या पंचकारक यानी बिग 5 मॉडल, इतना इतना है, बताओ, ये पूरा ऑलपोर्ट आ गया इतनी लाइन में, ये कैटल आ गया इतनी लाइन में, बताओ, इतनी लाइन में कैटल आ गया। सतही सोर्स, फिर सतही जो दिखाई देते हैं, सोर्स जो व्यक्तित्व की रचना करते हैं, काम खत्म। इतनी लाइन का मामला है, उसको बता के हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हुए वो बड़ा दिखता है। कितने 1.5 घंटे की क्लास में इसमें 3 पेज मेरे खुद के जोड़ने के बाद केवल 16 स्लाइड पढ़ी है आपने, जिसमें 3 स्लाइड मैंने अपने हाथ से लिखाई वाली है रिवीजन की। तो कितनी स्लाइड पढ़ी, 13। क्या इतना कंसंट्रेशन भी नहीं है, मजाक की बात है भाई साहब। आ जाइए, आ जाइए। तो बिग 5 मॉडल व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल, बिग 5 मॉडल जिसे हम ओशियन मॉडल भी कहते हैं, OCEAN। एग्जाम टाइम पे रिवीजन नहीं होगा फिर तुमसे, OCEAN बिग 5 मॉडल मैक्के और कोस्टा लेके आए, मैक्रे और कोस्टा लेकर आए। OCEAN, इसमें O का मतलब क्या, बिग 5 मॉडल, पंचकारक सिद्धांत, ओशियन मॉडल, मैक्के और कोस्टा। DSSB जैसे एग्जाम्स तक में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्के और कोस्टा, क्या, O का मतलब ओपननेस इन विचार, आप खुले विचार वाले होने चाहिए। पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, व्यक्ति खुले विचार वाला होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए। सी का मतलब क्या है, कॉन्साइंटियसनेस यानी अपनी अंतरात्मा को जानता हो, कॉन्साइंटियसनेस, अंतःकरण, कर्तव्यनिष्ठ हो, कि अगर मैंने एक डिसीजन ले लिया तो उसको मैं पूरा करूं, उसको अनुशासित, इतना डिसिप्लिन्ड हो, इतना अनुशासन पूर्ण जीवन जीता हो। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने कोई संकल्प ले लिया, कॉन्साइंटियसनेस, तो मैं उसको फॉलो कर पाऊं, मैं उसको क्या कर लूं, मैं उसको फॉलो कर पाऊं, मैं उसको क्या कर पाऊं, फॉलो कर पाऊं। तो ओपननेस इन आइडियाज, विचारों में खुलापन होना चाहिए। सी कॉन्साइंटियसनेस, अनुशासित होना चाहिए, फॉलो करने वाला होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, अंतःकरण से अपने जो सोचा वो मान ले। ई एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखी होना चाहिए, बातूनी, साहसी। एग्रीएबलनेस यानी चीजों पर सहमति माने, लोगों की बातों को सुने, दयालु हो, सहयोगी हो, एग्रीबलनेस होनी चाहिए। और एन न्यूरोटिसिज्म, उसके अंदर स्नायु विकृति या संवेगात्मक अस्थिरता या चिंता जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैक्के और कोस्टा ने ओशियन यानी बिग 5 मॉडल दिया, जिसमें O का मतलब ओपननेस, C का मतलब कॉन्साइंटियसनेस है ना, OCE, E का मतलब एक्सट्रोवर्ट, A एग्रीएबल, लोगों की सहमति माने, बातों को माने, और N से न्यूरोटिसिज्म, स्नायु विकृति ना हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। चलिए यहां तक खत्म होता है, कल रिवाइज करेंगे, कल पढ़ेंगे कार्ल युंग को, अल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन, एरिक फ्रॉम, कैरन हार्नी, इन सब महान विद्वानों को, इनकी किताबों को, और इनसे रिलेटेड जो भी हीनता मनोग्रंथि का किसने दिया, उन सबको, और फिर सीधे व्यक्तित्व मापन की विधियां आ जाती हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज करा दूं साहब, एक बार रिवाइज करा दूं अच्छे से। तो यहां से रिवाइज कराना है। शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताने वालों में ऑलपोर्ट और कैटल हैं। कैटल वही जिन्होंने 16 पर्सनालिटी फैक्टर नाम की एक प्रश्नावली बनाई। कैटल कहते हैं 2 तरीके के आपके गुण होते हैं, शील गुण। एक क्या होते हैं, एक होते हैं जिसको बोलते हैं सोर्स ट्रेट, और दूसरे को बोलते हैं सतही ट्रेट। सोर्स ट्रेट जो हमारे व्यक्तित्व का सोर्स है, मूल है,
है ना, जो बहुत बेसिकली हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कराते हैं, और सतही ट्रेट जो ऊपर ही दिखाई देते हैं। फिर ऑलपोर्ट ने कहा दो तरीके की पर्सनालिटी ट्रेट होती हैं, शील गुण होते हैं। सामान्य शील गुण जो समाज के अधिकतर लोगों में होंगे, व्यक्तिगत शील गुण जो क्या होंगे, किसी व्यक्ति के अंदर होंगे। व्यक्तिगत शील गुण भी तीन बताए, कार्डिनल, सेंट्रल और गौण। कार्डिनल जैसे जो प्रधान शील गुण है, छुपाने की कोशिश करें नहीं छुपेंगे। सेंट्रल शील गुण जो आपके पूरी व्यक्तित्व की रचना बनाते हैं, और गौण यानी सेकेंडरी। फिर उसके बाद इन्होंने बात की किसकी, ओशियन यानी बिग फाइव मॉडल की, जिसे कोस्टा और मैक्के लेकर आए। ओ का मतलब ओपननेस, सी का मतलब कॉन्शियसनेस कि आप दृढ़ संकल्पित हैं या नहीं, ओ सी ई का मतलब एक्सट्रोवर्ट होता है व्यक्ति, ए एग्रीएबल दूसरों की बातों का मतलब एक्सेप्ट करे, और एन न्यूरोटिसिज्म यानी स्नायु विदुलता न हो। तो कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन साहब इनसे सीधे पूछता है। कभी भी यूपी टेट के अंदर याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको ये देख के लगे कि साहब इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करा जाएगा, सीधा आता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आज ही सबको क्वेश्चन भेज दूंगी, आंसर की आराम से उस पर भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक, अच्छे से रिवीजन करना, जाओ आराम से, बढ़िया, इतना तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया, बढ़िया रिवीजन करा दिया, मैं भी सेटिस्फाई हूं अब, है ना। अब क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, जिनका जवाब तुम आराम से उसको कर लेना, कल यहीं क्लास में डिस्कस करा दूंगी।